एक नया प्रोजेक्ट बनाओ। जावा उप्स होती क्या है बताओ सर। वो तो सबको पता है। क्या बात है सर, कभी कभी ईद के चांद हो गए और मैंने सोचा 17 तारीख को ही दिखोगे। ईद है, बजरंगी भाईजान उस दिन रिलीज हो रही, तुम्हें पता नहीं? पहला शो देखना है। तो नया प्रोजेक्ट बनाया हमने जावा ओप्स का। तो हम आज ओप्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट? क्यों ऐसा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? सारा काम ऑब्जेक्ट से हो, जहाँ काम ऑब्जेक्ट से होने लगे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो जाता है, ऐसा कुछ ऐसा ही होता है। सी क्या है? हाँ? है क्या? वही तो पूछ रहा हूँ। जावा सीक्वेंशियल ऐसे ही था। प्रोसीजरल, स्ट्रक्चरल ऐसे भी तो होता है। प्रोसीजरल, स्ट्रक्चरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सी प्लस प्लस क्या है? वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो सी प्लस प्लस और जावा में डिफरेंस क्या है फिर? ये प्योर है और जावा वो सी प्लस प्लस प्योर नहीं है। वाह भाई, गंदे कॉन्सेप्ट उसमें यूज होते हैं। पॉइंटर्स हो गया, स्कोप रेजोल्यूशन वगैरह। तो सी प्लस प्लस में बिना क्लास के पूरा प्रोजेक्ट बना। ओके। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? Object is a reference or an instance to the methods of the class. मतलब किसी क्लास के मेथड्स एक्सेस करने हैं, उसमें जो भी है एक्सेस करने के लिए उसका उस क्लास का पर्टिकुलरली एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट है क्या? ऑब्जेक्ट कोई भी एंटिटी होगी, कोई भी जगह फिजिकल एंटिटी को या जो एंटिटी ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट है। क्यों? इट हैज प्रॉपर्टीज, हाइट है, विड्थ है, इस इसलिए ये फिर क्लास क्या होती है? कैटेगरी जिसके अंदर बिलोंग करता है। ह्यूमन बीइंग है, मेल फीमेल, ये ज़्यादा कह सकते हैं ये भी एक कैटेगरी है, इसके अंदर भी होते हैं। लेकिन ह्यूमन एक जो है वो एक क्लास है। ह्यूमन एक क्लास है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या हुआ? मेल फीमेल कह सकते हैं, लेकिन उसको भी हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो भी एक क्लास बन सकता है। तो एग्जैक्ट क्लास होता क्या है? क्लास इज सिमिलर, मतलब कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक लाइक क्लास को आप कह रहे हैं, कार एक मॉडल है, कार जो है वो एक क्लास है, लेकिन उसमें बहुत सारी तो क्लास है क्या? वही तो पूछ रहा हूँ, तुम सब कुछ बता स्ट्रक्चर रहे है सर, एक तरीके हो। स्ट्रक्चर है, से क्लास क्या है? कंटेनर है, collection of objects and methods. कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड क्लास होता है।
वेरिएबल्स कुछ भी मतलब वो उसके अंदर आएगा क्लास में ये हमारी क्या है? क्लास है। इसके अंदर आप लोग क्या हो? ऑब्जेक्ट्स हो। तो फिर मेथड कहाँ है? ये क्लास है, हम लोग ऑब्जेक्ट हैं, तो मेथड क्या है? पढ़ रहे हैं वो भी मेथड है उसमें। लर्न कर रहे हो ना, तो लर्निंग जो हमारी क्या हुई? एक मेथड हुई, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है इस क्लास का जो भी मेथड है उसको एक्सेस कर पाएगा इजीली। अब अगर आप एक ऑब्जेक्ट, ये एक क्लास हो गई सेलेनियम की, अगर बगल में क्लास एक QTP की हो गई, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से अगर उस क्लास में जाता है, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये ऑब्जेक्ट अगर उस QTP क्लास में गया, इसका मतलब है कि ये सेलेनियम का जो मेथड है, जो लर्निंग मेथड है, उसको तो एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि वो जहाँ भी जाएगा उसको तो सेलेनियम पता ही होगी, किसी भी क्लास में जाए। तो ये हमारी क्लास हो गई, आप लोग ऑब्जेक्ट हो गए जो हम पढ़ा रहे हैं। और बेसिकली मेथड क्या होता है? मेथड फिर क्या होता है? मेथड क्या हो सकता है? Performs a function with five parameters. कोई एक्शन, ऑब्जेक्ट अगर कोई एक्शन परफॉर्म करे तो जो एक्शन है वो मेथड होगा। जैसे आप क्या क्या कर सकते हो? यहाँ हंस सकते हो, बात कर सकते हो। मेथड एक्चुअल फिजिकल नहीं होगा। ऑब्जेक्ट स्टोर कैसे होता है? स्टोर कहाँ पे होता है? अब कैसे स्टोर होता है? क्या ऑब्जेक्ट कोई फिजिकल मेमोरी लेता है? लेता है। अगर हम एक क्लास के दो ऑब्जेक्ट बना दें तो क्या वो दो मेमोरी स्पेस अलग अलग लेगा? उनके नाम अलग हैं तो अगर एक ही क्लास का हमने 10 ऑब्जेक्ट बना दिया, इट मीन्स कि वो मेमोरी में 10 जगह स्पेस ले लेगा। श्योर? नहीं लेता है। रेफरेंस सिर्फ यूज करता है। जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, एट ए टाइम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है, वो फिजिकली कहीं जाके स्टोर नहीं होता, सिर्फ रेफरेंस लेता है उस क्लास का, रेफरेंस को स्टोर करता है अपने पास, और कोई भी प्रॉपर्टी मेथड एज इट इज़ नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट जब आपने क्रिएट किया किसी क्लास का, ठीक है, अगर वो फिजिकली स्टोर्ड होता कहीं पे, तो जब आप ऑब्जेक्ट बन गया उस टाइम पे उसके पास सपोज करो XYZ मेथड रहे हों, अब बाद में हमने दो मेथड और क्रिएट कर लिया, तो उसके पास वो दो और मेथड नहीं आने चाहिए फर्दर, या मेथड में कोई, हाँ, तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ मैं, एक क्लास है उसमें 10 मेथड है, उस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, तो अभी 10 मेथड को वो एक्सेस कर पा रहा है, तो 10 मेथड की सारी प्रॉपर्टीज़ के पास है उस ऑब्जेक्ट के पास। अब अगर हम उस क्लास के कोई भी प्रॉपर्टी चेंज कर दें या कोई मेथड को और एक्स्ट्रा बढ़ा दें, तो वो उसको एक्सेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्रिएट हो चुका है। उस टाइम पे जो क्लास के मेथड थे वही यूज़ करना चाहिए उसको, अगर वो अलग से मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। क्लास का लेता है, लेकिन उसका खुद का स्टोरेज होता है जिसमें वो वैल्यू स्टोर करता है। जैसे डाटा एलिमेंट्स हो उसके पास एक A है। अगर क्लास के करस्पॉन्डिंग आप बात करोगे तो उसके मेथड को और उनके जो आइडेंटिफायर हैं उनको उनका वो रेफरेंस लेता है, फिर वो उसमें आप प्लस करो या माइनस करो तो वो उसको डिपेंड है। ये अगर ऑब्जेक्ट की बात करें जैसे तो कि as per mind होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लेते हैं XR है, वो एक ऑब्जेक्ट है ना, जब वैल्यू आएगी डेटा से तो कहीं से वैल्यू स्टोर करेगा। ये सिर्फ रेफरेंस है, XR सिर्फ रेफरेंस लेता है, चाहे जितने उस क्लास के ऑब्जेक्ट बना लो ऐसा, ये सिर्फ रेफरेंस लेता है उस क्लास का। नहीं सर, ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप जो प्री डिफाइंड क्लासेस हैं लाइक इंटीजर, स्ट्रिंग, उनका अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम वेरिएबल जैसे इनिशियलाइज करते हैं यार वो अलग चीज़ है, वो जब इंटीजर क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसमें भी क्या करता है, वो कुछ नहीं करता। अब कंस्ट्रक्टर जैसे बनाते हो, कंस्ट्रक्टर जैसे ही कॉल होता है, कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है,
तो क्या वो जो पैरामीटर होता है अपने पास सेव रखता है? कुछ नहीं, वो जस्ट पास करता है रेफरेंस। हीप में बनाता है। देखो मैं बताता हूँ सिंपल से, कैसे समझाता हूँ। कैसे समझाऊँ? तो जहाँ तक मतलब तो जैसे 10 सब्जेक्ट हैं, अकॉर्डिंग टू 10 शायद रन टाइम पे स्टूडेंट्स की अलग अलग एज होगी, एक ही वेरिएबल होगा उसमें एज, तो 10 स्टूडेंट्स के अलग अलग होंगे, तो स्टोर मेमोरी में स्टोर होगी। सर रन टाइम में हीप में स्टोर करता है, उसका डिस्ट्रॉय करता है प्रोग्राम एंड जब डिस्ट्रक्टर जब ऑब्जेक्ट मेमोरी से बाहर मैं मतलब कुछ और बोल रहा हूँ, तुम लोग कुछ और ही समझ रहे हो। जा रहे हैं। आप क्लास के पर्सपेक्टिव बात करें। सिंपल सी बात है यार, जैसे अब वेरिएबल है, वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट करते हो, तो ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता है कि वो सारे मेथड को अपने पास स्टोर करके रखा हुआ है, समझ गए ना? वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि कोई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उस क्लास में 1000 फंक्शन है, 1000 मेथड है, अब वो ज़्यादा साइज लेगा ऑब्जेक्ट स्टोर करने में, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये ऑब्जेक्ट चाहे जितना क्रिएट करो, वो सिर्फ क्लास का रेफरेंस यूज़ करेगा, सिंपल सी बात है। जब भी रन टाइम पे वो ऑब्जेक्ट कॉल होगा, वो जाएगा उस पर्टिकुलर क्लास में, क्लास का मेथड को डायरेक्ट एक्सेस करेगा, न कि ऑब्जेक्ट के साथ कोई मेथड एसोसिएटेड है जो कि डायरेक्ट यही से एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट जो है वो क्या ले रहा है, रेफरेंस ले रहा है। बट डाटा के केस में ऐसा नहीं होगा, डाटा के केस में डाटा लेगा। डाटा के केस में जैसे मेथड तो रेफरेंस लेंगे, लेकिन उसके जो डाटा अंदर होंगे वो उसको अपने इंटरनल नहीं, वो भी वहीं पे एक्सेस करेगा। तुम तो डाटा असाइन करोगे ना यहाँ पे, जब ये पास करोगे तो ले जाके उसी को देगा। बट अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे तो उनके अलग अलग डाटा मिलेंगे, तो डाटा होना, डाटा की वैल्यू भी अलग अलग होगी। जैसे कैसे बताऊँ, ये एक क्लास है, इसके आउटसाइड 5 मेंबर खड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसी क्लास में हमने QTP सिलेनियम सब कुछ है। अब बाहर से कोई बंदा इंक्वायरी के लिए आया, तुमने उसको बताया, तुम QTP के बारे में बता रहे हो, दूसरा सिलेनियम के बारे में, तीसरा किसी के बारे में, चौथा किसी के बारे में, है तो सिर्फ आप लोग एंटिटी ऑफ 5 ऑब्जेक्ट ही तो हो। जो भी इंफॉर्मेशन है सब यहीं से तो पास हो रही है, कोई चेंज हो रहा है तो यही तो हो रहा है। हमने वेरिएबल a इज इक्वल टू समथिंग लिखा है, ए में आप जो पास करोगे वही तो आएगा, आप कुछ भी पास करो वो आएगा इसी क्लास में, रेफरेंस में। सिंपल सी बात है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप मेरे से पूछते हो कि ये बंदा QTP पढ़ने के, तो आपने हमें सिर्फ मैसेज पास किया, अब अपने पास स्टोर करके कुछ नहीं रखा। आप मुझे डाटा दोगे, आपका डाटा मैं प्रोसेस किया, फिर ये डाटा दिया, इनका भी डाटा ये प्रोसेस होगा। तो मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू या जो भी वेरिएबल में वैल्यू भी असाइन करोगे तो आप रेफरेंस के थ्रू जाओगे कि पर्टिकुलर इस क्लास में ये वेरिएबल, उसमें ये वैल्यू असाइन कर दे। तभी तो क्या होता है कि जब वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हो तो वो कोई दूसरा क्लास थोड़ी ना उसको यूज़ करेगा, क्लास तो इसी क्लास का ही मेथड उसको एक्सेस करेगा ना उस टाइम पे। सर जैसे ऑब्जेक्ट ए का x वैल्यू है, ऑब्जेक्ट ए डॉट बिल्कुल x सही, उसकी इक्वल टू 10 है, हाँ ऑब्जेक्ट b डॉट x इक्वल टू उसकी कुछ वैल्यू अलग हो सकती है, हाँ, हो सकती है। इसकी 20 हाँ। तो रेफरेंस होगा तो दोनों की वैल्यू सेम नहीं मिलेगी। नहीं, यही तो मल्टी थ्रेडिंग होती है जावा के अंदर, कि हर बार क्या करता है कि सीक्वेंस प्रोसेसिंग कैसे होगी कि आपने जो वैल्यू दिया आपके लिए प्रोसेस होकर अलग निकल गया, इनकी जो वैल्यू है इनके लिए अलग प्रोसेस हो रहा है, इनके लिए अलग प्रोसेस हो रहा है, इनके लिए अलग प्रोसेस होगा। एक क्लास बनाई जिसमें हमने एक ऐड सम का फंक्शन बनाया और हमने a प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी का एक मेथड बनाया। a में कोई भी वैल्यू है वो सम कर देगा, सिंपल बात है। आप भेजोगे, मेथड का काम यही होता है। आपने 4 5 भेजा, हमने सम करके आपको रिटर्न किया। इन्होंने 10 और 12 भेजा, हमने उसको सम करके रिटर्न कर दिया। इन्होंने 15 और 16 भेजा, मैंने उसको सम करके रिटर्न किया। यही तो फायदा है इसका। तो फंक्शन के लिए ठीक है, पर कभी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी मेमोरी में। वो तो रन टाइम पे स्टोर हुई ना, जैसे स्टोर हुई आपने वैल्यू 4 और 5 भेजा, वो 4 5 स्टोर हुई, प्रोसेसिंग हुआ, आपको वैल्यू रिटर्न कर दिया। इन्होंने भेजा तो तुम्हारी वैल्यू तो ओवरराइट हो जाएगी। अब ऐसा थोड़ी ना, तुम्हारे सेशन के लिए तुम्हारा अपना पैरामीटर, इनके सेशन के लिए इनका पैरामीटर, इनके साथ। अब यार सिंपल सी बात करो, साइट सर्वर होता है, सर्वर पे डेवलपर तो एक ही प्रोग्राम लिखा होता है। अब एक कैलकुलेटर ले लो, कैलकुलेटर के बैकएंड में एक ही तो प्रोग्राम है। 10 लोग एक्सेस करो ना पहले सिक्वेंसली जाके, सबका अपना अपना रिस्पॉन्स आता है ना। वो तो अब तुमने जो दिया अगर वही स्टोर हो गया तो दूसरे को भी तो वही रिस्पॉन्स देना चाहिए फिर उसको। वो हर बार दूसरे हर इनपुट के लिए चेंज होगा ना। तो क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड, कुछ समझ में आया?
वो बात नहीं है, कंफ्यूजन है। वो बात नहीं आ रही है। चल प्रोग्राम के थ्रू करके देख, कोशिश करते हैं। हाँ कंफ्यूजन क्या है सर, पहले तो कंफ्यूजन तो बताओ। जैसे कोई मतलब कोड रेफरेंसेस देखे हैं इसमें ऑब्जेक्ट्स के बाद में वो नलिफाई करते हैं, नहीं करते, वो क्यों करते हैं? रिलीज करते हैं। ऑब्जेक्ट को रिलीज़ करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट के लिए जैसे रिलीज़ करने का मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस ले रहा है। कोई भी ऑब्जेक्ट एक रेफरेंस लेगा, तो जब ऑब्जेक्ट कॉल होगा उस टाइम रेफरेंस में तो बफर में सारे मेथड तो आएंगे, उसके बफरिंग तो होगी उसकी। ऑब्जेक्ट एक्सेस करेगा तो बफर तो करेगा, वर्चुअल मेमोरी तो खाएगा वो। डीप साइज में तो वर्चुअल मेमोरी तो हम ख़त्म करेंगे, नहीं तो सिस्टम की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। इसलिए जो मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यूज़ तो- करेंगे नथिंग कर दो उसको। वो तो कहीं तो है ना, कहीं नहीं, मतलब जैसे वर्चुअल मेमोरी में तो वर्चुअल मेमोरी में तो सारे कोड होते हैं। कोड रन करो, कंपाइल करोगे तो सारी वर्चुअल मेमोरी खा जाएगा वो, तो सब कुछ ही होता है। ऑब्जेक्ट के वेरिएबल तो वर्चुअल मेमोरी में होंगे। ऑब्वियसली वो नहीं लोड होगा तो प्रोसेसिंग कैसे होगा। तो इसीलिए लोग कहते हैं ना कि मैक्सिमम ज़्यादा ऑब्जेक्ट नहीं बनाना चाहिए। ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो मेमोरी खा जाएगा, या ऑब्जेक्ट जिसका काम हो यूज़ में हो गया रिलीज़ करो, नहीं तो मेमोरी लीकेज की प्रॉब्लम आएगी। फिर मेमोरी लीकेज इसीलिए तो होता है। जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है सब में ऑब्जेक्ट के इश्यूज़ हैं। अगर ऑब्जेक्ट आपने यूज़ करके डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हो तो वो कुछ ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम है तो वो खा जाएगा मेमोरी पूरी। ठीक है, ऐसा नहीं होता, वो फिजिकली स्टोर नहीं करता कहीं पे जैसे वेरिएबल करता है, बट वो वर्चुअली जब भी ऑब्जेक्ट कॉल होता है बफर में उसके सारे मेथड तो आ ही जाते हैं। जैसे एक्सआर डॉट लगाया, पहले तो वेरिएबल और ऑब्जेक्ट में कंफ्यूजन है, वो अलग चीज़ है। अब ऑब्वियसली अलग अलग चीज़ें। वेरिएबल में सिंगल वैल्यू स्टोर होता है, ऑब्जेक्ट में कोई भी हायरार्की अलॉन्ग वेरिएबल की भी वैल्यू स्टोर होगी, और आपकी पर्टिकुलर रन टाइम पे, और आपका पर्टिकुलर मेथड कोई भी कॉल हो रहा है, मेथड का भी रेफरेंस है। मतलब ऑब्जेक्ट एक है, वेरिएबल एक सेपरेट चीज़ है जिसमें कोई असाइन किया उसके पास वो उसका है, वो उसका अपना है। ऑब्जेक्ट में कोई उसका कुछ नहीं है। रेफरेंस जैसे पुलिस होते हैं ना, पुलिस की एक एंटिटी है, सिर्फ पुलिस एक नाम है इंसानी, बट उसके पास एक सुपर पावर है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं उसी के पास अपना पावर है, वो उसका पावर नहीं, वो सिस्टम का पावर है जिसका वो यूज़ कर पाता है, कि उसको कुछ राइट्स एडिशनल मिल गए हैं कि तू पुलिस है तो तुझे ये चीज़ एक्सेसिबल है तेरे लिए। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डायरेक्ट वो मेथड को कॉल कर पाता है। बट हम लोग वेरिएबल हो गए, हमारी अपनी सारी चीज़ें हैं। और पुलिस वाला मेथड वो एज ए वेरिएबल भी काम कर रहा है, एज ए सेपरेट वो भी ह्यूमन बीइंग है, वो भी उसकी भी अपनी खुद की लॉयल्टीज़ हैं कुछ, वो अपनी चीज़ें स्टोर तो कर ही सकता है, बट उसके पास रेफरेंस है अलग चीज़ का, सिस्टम का, जिसको वो एक्सेस कर पाता है। तो एक मल्टी फंक्शन हो गया ना उसके पास। तो अब वो इंसान भी नहीं है और प्योर पुलिस भी नहीं है, तो वो सारा कुछ कम काम कर सकता है, तो वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। थोड़ा है कहानी इसमें, समझो थोड़ा। तो एक क्लास बनाओ, कहीं अगर जावा स्टार्ट करो पढ़ना ना, जैसे कंप्यूटर में किसी बुक में देखोगे ना, उसमें जब ऑब्जेक्ट को समझाते होंगे ना, तो उसमें बताता है कि ये पर्टिकुलर क्लास, उसका ऑब्जेक्ट ए ये बना, बी ये ऑब्जेक्ट है 3, ये सी ये, तो ये क्या कहता है, बताता है कि ये सिर्फ क्लास के रेफरेंस लेते हैं। जब भी यहाँ कोई चेंज होगा सारे में चेंज अपने आप हो जाते हैं। वेरिएबल के केस में ऐसा नहीं होता। अगर एक बार एक क्लास है, एक बार हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया, इसका मतलब अगर वो फिजिकली सारी प्रॉपर्टी मेथड अपने पास स्टोर कर लेता तो यहाँ पे कोई चेंज होने पे इस पर कोई असर नहीं होना चाहिए ना, बट होता है। जब भी यहाँ कोई चेंज करोगे सेम वही चीज़ एक्सेस करेगा। इसका मतलब ये क्या करता है, सिर्फ यहाँ से रेफरेंस लिया हुआ है, यहाँ से जैसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर टाइप का, कि जो रिक्वेस्ट जिस टाइप की आएगी वो जाके सर्वर से वही रिस्पॉन्स लाया करेगा। तो एक टाइप का मीडिएटर हो गया बस, और क्या। ठीक है ना।
तो सबसे पहला क्लास है, क्लास का नाम क्या रखते हैं? स्टैटिक नॉन स्टैटिक। सेव कर दिया। जावा के अंदर कोई भी वेरिएबल हो या कोई भी मेथड हो, ठीक है, जावा के अंदर कोई भी वेरिएबल हो या कोई भी मेथड हो, उसको दो तरीके से डिक्लेयर कर पाते हैं, ठीक है? या तो वो स्टैटिक होगा या तो नॉन स्टैटिक होगा, ठीक है? अब बात आती है स्टैटिक और नॉन स्टैटिक क्या होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, मेन हमारा स्टैटिक होता है, मेन हमारा स्टैटिक है, स्टैटिक कीवर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है। स्टैटिक का साफ साफ मतलब ये होता है कि अगर कोई मेथड स्टैटिक है तो वो अपने अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड को ही कॉल कर सकता है डायरेक्टली। अगर कोई मेथड स्टैटिक है तो वो किसी दूसरा मेथड जो स्टैटिक होगा या कोई दूसरा वेरिएबल जो स्टैटिक होगा उसको डायरेक्टली कॉल कर लेगा अपने पास, मतलब कर सकता है, ठीक है? बट अगर मेथड नॉन स्टैटिक या वेरिएबल नॉन स्टैटिक है तो उसको वो डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकता। कुछ समझ में? नॉन स्टैटिक मेथड या नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ करने के लिए हमें हमेशा उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बट स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक मेथड को मेन की में डायरेक्ट कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्लास का रेफरेंस देंगे, ठीक है? चलो करके देखते हैं। मैं मेन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? तो मेन के अंदर ये तो एक मेन हमारा क्या है, एक मेथड है। तो मेथड है तो किसी मेथड के अंदर जब कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो वो तो उसका लोकल स्कोप होता है, उसका स्कोप सिर्फ विद इन ए फंक्शन होता है। तो चलो एक काम करते हैं कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं पब्लिक इंट a इज इक्वल टू 5, ठीक है? दूसरा हमने बनाया पब्लिक इंट पब्लिक स्टैटिक b इज इक्वल टू 6, इंट भी दो, ठीक है? क्लियर? और क्या करें, ये तो है। अब SYSO अगर यहाँ पे B को प्रिंट करें तो ये हो रहा, और एक काम करो, एक A को भी प्रिंट कराओ, इसके आउटपुट दोनों को देखो। अब देखो एरर आ रहा है। सिंपल सा, जब हमने B को कॉल किया, सेम तरीका दोनों लिखने का। जब यहाँ पे हमने B को प्रिंट कराया तो इसने एरर नहीं दिया, लेकिन जैसे A कॉल हुआ ये एरर थ्रो करने लगा। क्यों? क्योंकि A हमारा नॉन स्टैटिक है, और हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई स्टैटिक मेथड है तो वो डायरेक्ट अगर स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक मेथड को ही कॉल कर सकता है, बट जो नॉन स्टैटिक होंगे वो डायरेक्टली कॉल नहीं होंगे स्टैटिक के अंदर। मेन हमारा स्टैटिक है, इसलिए मेन के अंदर हमेशा जो नॉन स्टैटिक मेथड और वेरिएबल्स होते हैं उनको कॉल करने के लिए हमेशा उनका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है? बट स्टैटिक को ये डायरेक्ट एक्सेस कर पाता है। सेम ऐसे मेथड के भी केस में है। अगर हमने मेथड एक बनाया पब्लिक void sum,
SYSO एक मेथड हमने और बनाया, पब्लिक void static sum1। ये एरर क्यों दे रहा है? स्टैटिक पहले एक ही बात है, इसको समझना चाहिए ना कि एक ही बात है। और यहाँ पे दे दिया हमने sum1। अब इस मेथड को भी इसको कमेंट कर दिया, ये हमने वेरिएबल के केस में बताया था। अब यहाँ पे मेथड हम करते हैं SYSO। मेथड हमारा क्या है? सम। मेथड को कॉल कराना होगा ना, तो क्लास नेम क्या है? डॉट सम और दूसरा sum1। अब देखो तो क्यों एरर दे रहा है? ठीक है, अब मेथड के भी केस में क्या हो रहा है? सम हमारा नॉन स्टैटिक है, इसलिए ये डायरेक्टली यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा है। बट sum1 जो है वो स्टैटिक है, इसलिए इस मेथड को हमने डायरेक्ट कॉल कर लिया। तो कॉन्सेप्ट हमारा सिंपल सा ये है कि जो भी स्टैटिक मेथड होते हैं वो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल्स या स्टैटिक मेथड को ही कॉल करते हैं। अदरवाइज नॉन स्टैटिक को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि इस मेन के अंदर इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, इसको हमने किया कमेंट। अब हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस क्लास का, स्टैटिक नॉन स्टैटिक SNS इज इक्वल टू स्टैटिक न्यू स्टैटिक नॉन स्टैटिक। ये हमने एक इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ से हमने लिखा SNS डॉट। अब देखो हमने वेरिएबल कौन कौन सा लिया था? A लिया था, इंट A, तो इसको प्रिंट करा दो SYSO SNS डॉट A। दूसरा SYSO SNS डॉट B लिया था, B। अब यहाँ पे जैसे ही आप ये टाइप करते हो ना, जैसे देखो यहाँ पे अगर हमने टाइप किया जैसे SNS जैसे डॉट लगाओगे ना, ये बता देता है A हमारा नॉन स्टैटिक है। कैसे? क्योंकि इसके ऊपर S नहीं लिखा है। अब ये देखो B हमारा स्टैटिक है, ठीक है ना, इसलिए इसके ऊपर B के ऊपर देखो रेड कलर का सिंबल बना हुआ है S। तो जिसके ऊपर रेड कलर का ऐसे सिंबल बना होगा इसका मतलब है ये स्टैटिक है, और जिसके ऊपर सिंबल नहीं बना है वो नॉन स्टैटिक है। दो ही टाइप ही होते हैं, स्टैटिक या नॉन स्टैटिक। तो जिसके ऊपर S है वो स्टैटिक है, जिसके ऊपर S नहीं बना है वो नॉन स्टैटिक है। तो B सेम ऐसे ही मेथड हमने कॉल किया SNS डॉट सम और SNS डॉट sum1। अब हम जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिए इस क्लास का, तो हमने नॉन स्टैटिक स्टैटिक सारे एक्सेस कर लिए। तो स्टैटिक नॉन स्टैटिक में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है कि स्टैटिक मेथड या स्टैटिक मेथड जो होता है वो डायरेक्टली स्टैटिक
मेथड या स्टैटिक वेरिएबल को कॉल कर ले सकता है, बट नॉन स्टैटिक डायरेक्टली कॉल नहीं होते। नॉन स्टैटिक के लिए हमेशा हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, बट ऑब्जेक्ट क्रिएट अगर हमने कर लिया तो स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों ही कॉल हो जाएंगे, दोनों आप कॉल कर सकते हो। अब बात ये आती है कि फिर स्टैटिक नॉन स्टैटिक का यूज़ क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है, स्टैटिक मेथड, जैसे स्टैटिक मेथड या हमने कोई डिक्लेयर कर दिया तो उसका मतलब ये हो गया कि मेन में उसको हम डायरेक्ट कॉल कर पाए, उसके लिए हमें किसी की रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोई प्रोग्राम डेवलपर जब बनाते हैं तो वो अगर कुछ उनके पास ऐसा कोई प्रोविज़न हो कि जैसे मेन कॉल हो, कंपाइलर कॉल हो, रन टाइम पे कोई इन्वायरमेंट की कोई सेटिंग हो जाए अपने आप, कुछ भी XYZ, उनको प्री रिक्विजिट या कुछ भी ऐसा उनको पहले से करना है, तो वो हमेशा जो भी मेथड उसको बनाएंगे उस टाइम पे वो हमेशा स्टैटिक बनाएंगे, क्योंकि मेन डिफ़ॉल्ट कॉल कर लेगा उसको, उसके लिए किसी ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए स्टैटिक का कॉन्सेप्ट दे रखा है उसने। अब बात ये आती है कि क्योंकि ये चीज़ें है नॉर्मल सा एक कॉन्सेप्ट है, बट इंटरव्यू में पूछा बहुत जाता है कि स्टैटिक नॉन स्टैटिक में डिफरेंस क्या है, स्टैटिक कब यूज़ होता है, नॉन स्टैटिक कब होता है, स्टैटिक को कॉल कैसे करते हैं, कहाँ पे कॉल करते हैं। जावा में ज़रूरी नहीं कि पूरी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं वो आप यूज ही करो, सेलेनियम में ना भी करो, बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट एटलीस्ट पता होना चाहिए, राइट, क्योंकि इंटरव्यू में तो पूछेंगे ही पूछेंगे। सेलेनियम का इंटरव्यू जो होता है वो बेसिकली एक जावा डेवलपर ही लेते हैं अगर नहीं है कोई तो, और वो पूरा का पूरा जावा ही पूछते हैं अच्छे से। ठीक है, तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक समझ में आ गया, क्या समझ आया? इसका वैसे दोस्तों भी नॉन स्टैटिक लेते हैं, हाँ। उसमें से नॉन स्टैटिक वाले एक्सप्रेशन वैसे वैसा नहीं है। चलो बनाते हैं एक दूसरी क्लास में। नॉन स्टैटिक ठीक है, स्टैटिक मोस्टली कॉलिंग होता है। स्टैटिक मेथड बेसिकली जो ये आप मेन जहाँ पे मेन डिफाइंड होता है ना, उसी के ऊपर जो डिफ़ॉल्ट मेथड बनते हैं ना, बनाते हो, तो वो बेसिकली सारे सब के सब नॉन स्टैटिक ही बनते हैं। लोग स्टैटिक ही बनाते हैं डेवलपर वगैरह, क्योंकि सीधे सीधे वो मेन में कॉल हो रहे हैं। वही तो बताया कि डायरेक्टली कॉल होने के लिए उन्होंने स्टैटिक बनाया, स्टैटिक बनाते हैं। आप क्यों बनाते हैं ये तो हमें नहीं पता, ये तो कोई डेवलपर से पूछना पड़ेगा, भाई तूने स्टैटिक बनाया, इसको क्यों स्टैटिक ही क्यों बनाया। ठीक है, क्योंकि हमने तो सेलेनियम में स्टैटिक यूज नहीं किया। हमारा फंडा सिंपल सा होता है कि अगर हमने नॉन स्टैटिक बना दिया या स्टैटिक कुछ भी बनाओ, हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना ही है। हम तो किसी भी क्लास में कोई भी फंक्शन जेनरिक बना के छोड़ देते हैं, उस क्लास को डायरेक्ट कॉल करते हैं और उसको यूज़ करते हैं, राइट, हम तो यही करते हैं। तो हमारे लिए स्टैटिक नॉन स्टैटिक का कोई मतलब ही नहीं है। बट ये ज़रूर है कि इसको फाइंड आउट करो कि कोई एडवांटेज है कि नहीं है इसका स्टैटिक का, कि स्टैटिक नॉन स्टैटिक क्यों है आखिर में। ऐसे जैसे एक प्रोजेक्ट में था, उसमें मुझे लगा स्टैटिक वेरिएबल बना लेते, उसमें जितने ऑब्जेक्ट्स बनते रहते थे ना, हर एक के कंस्ट्रक्टर में प्लस प्लस कर देते थे ऑब्जेक्ट को, वेरिएबल को, फिर एट टाइम पता चलता था कि कितने ऑब्जेक्ट्स बने, तो कितने यूजर लॉग देना है। अच्छा, कंस्ट्रक्टर प्लस प्लस कर लिया, स्टैटिक वैल्यू पर है वो इंप्लीमेंट कर लिया कंस्ट्रक्टर में। तो वो तो अगर स्टैटिक नहीं भी होता तब भी तो चलता। तो स्टैटिक देखना कोई क्लास का है, जो भी ऑब्जेक्ट बना वो पहले 0 था, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, इतने यूजर लॉगिन कर रहे हैं। तो वो मेन के अंदर तुमने कॉल किया होगा उसको ना, नहीं, क्लास का वेरिएबल मतलब क्लास में तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। अब उसको स्टैटिक नहीं बनाते तब भी तो चलता। स्टैटिक नहीं बनाते, सभी कैसे चलता, फिर हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग में जाता है। जितनी बार वो नहीं समझ में आया, फिर से बताओ। जैसे जितनी बार यूजर लॉगिन करेगा उस पेज को कितनी बार हिट हुआ, हाँ, ये हमें करना है बेसिकली। तो वो एक स्टैटिक वेरिएबल होगा।
अब हर यूजर हिट करेगा उसका तो अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक स्टैटिक वेरिएबल है जो इंक्रीमेंट हो जाएगा, कितनी बार ऑब्जेक्ट बन रहा है, कितनी बार ऑब्जेक्ट बन रहा है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा 1 2 3 4। तो पहले वाली वैल्यू तो देता है मतलब बाद नहीं। इनिशियलाइज करता है। मैं समझ गया, तो उसने स्टैटिक क्यों लिया? अगर वो स्टैटिक नहीं लेता तो नहीं चलता। क्यों? वही तो मैं कह रहा हूँ। एक क्लास ए है, एक क्लास ए है, उसमें आपने एक स्टैटिक वेरिएबल डिफाइन किया, पब्लिक स्टैटिक ए इज इक्वल टू समथिंग 0, इनिशियली 0 है। अब एक क्लास बी है, नहीं क्लास नहीं, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनेगा नेक्स्ट टाइम अब उसी क्लास का object। उसी क्लास का ऑब्जेक्ट कहाँ पे बना रहे हैं? मेन के अंदर? नहीं रन टाइम पे कहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कहाँ पे कर रहे हो? किसी दूसरे क्लास में कर रहे हो? क्लास किसी- में हाँ, तो वही बता रहा हूँ। फिर क्लास बी है, अब क्लास बी में तुमने एक क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया, राइट? अब क्लास बी में अगर क्लास ए का ऑब्जेक्ट आपने बनाया, ऑब्जेक्ट अगर आपने क्रिएट ही कर लिया, तो वेरिएबल चाहे स्टैटिक हो या नॉन स्टैटिक हो, वो तो दोनों एक्सेस हो सकते हैं ना। बट उसके कंस्ट्रक्टर में ना ए के जो कंस्ट्रक्टर है उसमें हमने स्टैटिक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। ए में भी आपने कंस्ट्रक्टर बना रखा है, तो कंस्ट्रक्टर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हो ना। कंस्ट्रक्टर से स्टैटिक वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो पूरी क्लास के इतने ऑब्जेक्ट्स, उस क्लास के इतने ऑब्जेक्ट्स बनेंगे ए क्लास के, वो इंक्रीमेंट करेंगे उस वेरिएबल में होगा कि तब भी उसका क्या फ़र्क हो? तो नॉन स्टैटिक करोगे तब भी वो चलेगा। नॉन स्टैटिक करके चलेगा। सर एक बार ना वो जावा की पॉइंट में काफी अच्छा लगा, जावा टी पॉइंट उसमें इसका स्टैटिक नॉन स्टैटिक अच्छा एग्जांपल दिया। कैसे चलाऊँ? कैसे चलता है? सर वैसे गूगल पे लिख लो जावा की पॉइंट स्टैटिक, जावा की पॉइंट में था या तो सिर्फ एक, चलो मान लो एक और कुछ सिम ये चलो, एक सिग्नल स्ट्रेंथ तो बड़ी तेज है। तो स्टैटिक की एक और भी होती थी, ये प्रॉपर्टी होती थी इनिशियलाइज एक ही बार होता है, बार-बार इनिशियलाइज नहीं होता है। हर ऑब्जेक्ट के साथ अलग-अलग नहीं बनेगा। क्या डालो? स्टैटिक वर्सेस नॉन स्टैटिक। स्टैटिक स्टैटिक स्पेस यूज जावा की पॉइंट लिख स्टैटिक यूज क्या लिखें? स्टैटिक स्पेस जावा की पॉइंट लिख ये व्हाट आर द यूज ऑफ स्टैटिक? ये आ तो गया, मिल गया, एक्चुअल पता चल जाएगा। एडवांटेज ऑफ स्टैटिक वेरिएबल, नीचे से एग्जांपल इट मेक्स योर प्रोग्राम मेमोरी एफिशिएंट। एक फ़ायदा कैसे? लेकिन क्लास स्टूडेंट इंट रोल नंबर स्ट्रिंग नेम स्ट्रिंग ये ITS ये क्लास स्टूडेंट था, एक क्लास था स्टूडेंट, दूसरा क्लास है स्टूडेंट 8, उसमें क्या हुआ, फिर से ये सारे वेरिएबल हुए, डिफाइन हुए, बट इस बार स्ट्रिंग कॉलेज को इसने स्टैटिक बना दिया। ठीक है, फिर इसने कंस्ट्रक्टर एक बनाया और उसमें R और N पास किया। ठीक है, इसके बाद void डिस्प्ले एक मेथड कॉल किया और स्टैटिक मेन के अंदर इसने न्यू स्टूडेंट ये R और N पास किया। ठीक है, रोल नंबर और ये प्रिंट कर दिया। तो फिर हुआ क्या? तो इसमें कॉलेज को इसने डायरेक्टली ले लिया। डायरेक्टली ले लिया। ठीक है, तो वो तो होता ही है, डायरेक्टली तो कॉल होता ही है। स्टैटिक है, स्टैटिक ये भी होती है कि वो इनिशियलाइज द्वारा नहीं, जैसे हम हर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, हर एक उसकी वैल्यू द्वारा नहीं इनिशियलाइज होगी, वही सेम वैल्यू रहेगी जो पहले थी। सर एक मिनट जिसमें आपने एग्जांपल कर रहा हूं ना, नीचे था इनिशियल मैं समझ गया। एक फ़ायदा जैसे ये हुआ,
इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, बट इसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना नहीं पड़ा, ये डायरेक्टली कॉल हो गया। तो डायरेक्टली कॉल होने का मतलब जैसे अब ये एक तरह से मेमोरी कंज्यूम कम करेगा, क्योंकि अगर जैसे इसने कंस्ट्रक्टर बनाया यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्टर बनाया तो इसने 2 पैरामीटर ही पास किया, जबकि यहाँ पे 3 पैरामीटर डिफाइन किया है, रोल नंबर, नेम और कॉलेज 3 थे, और यहाँ पे प्रिंट भी वो 3 करा रहा है, रोल नंबर, नेम और कॉलेज, जो हमारा मेथड है। मेथड में भी तीनों प्रिंट हो रहे हैं, बट फंक्शन के थ्रू इसने पास क्या किया, सिर्फ 2 को पास किया, तीसरे को पास नहीं किया। तो अब यहाँ पे अगर तीसरा वेरिएबल भी क्रिएट होता तो मेमोरी एलोकेट होती है उसकी, तो उसको सेव ना करके उसको डायरेक्टली कॉल कर लिया, तो एक मेमोरी तो एक वेरिएबल की बच गई, एक वेरिएबल हमें कम यूज़ करना पड़ रहा है। एक फ़ायदा, और कोई फ़ायदा? हम स्टैटिकली अभी प्रोग्राम बनाया था आपने ना, हाँ। उसमें आप दोबारा दूसरी वैल्यू देके एक बार प्रिंट कराने की कोशिश करो स्टैटिक। वो तो होगी, चेंज तो होगी वैल्यू। फाइनल कीवर्ड होता है, स्टैटिक के साथ अगर फाइनल यूज़ करोगे स्टैटिक से तक इनिशियलाइज द्वारा नहीं होती। ये मैं आपको एग्जांपल कर रहा हूं ना, हाँ। उसमें स्टैटिक हो गए, स्टैटिक पहले 0 दिया होगा, हर कंस्ट्रक्टर से प्लस प्लस कर लिया, तभी वो यूज होगा। स्टैटिक नहीं होगा तो क्या होगा, हर ऑब्जेक्ट का अलग-अलग वेरिएबल हो गया, हर एक की अलग-अलग वैल्यू होगी। स्टैटिक रहेगा तो वो एक ही बार इनिशियलाइज होगा, उसकी 0 थी पहले, एक नया ऑब्जेक्ट में उसने 1 कर दिया, एक नया बना उसने 2 कर दिया, 3 कर दिया, तो वो स्टैटिक रहेगा। सारी क्लासेस उससे एक्सेस करनी है, सभी में उसकी वैल्यू 3 रहेगी। हर एक की अलग-अलग कैसे भाई? तो सर सिंपल ऐसे ही जैसे स्टैटिक बना लिया हमने, हाँ, तो स्टैटिक किसी दूसरे क्लास का स्कोप में कैसे आ जाएगा? ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी तो आएगा। ऑब्जेक्ट ए का बनाएंगे। हाँ, तो ऑब्जेक्ट जब एक ऑब्जेक्ट हमने इंटरनेट से देखा था, ये ऐसे ही है, इसमें भी मिल जाएगा सर, आपको। नेक्स्ट टाइम देखना है एक तो अभी समझ में आया ये वाला, और दूसरा? हाँ जी सर, ये क्या है टी पॉइंट? सर उसमें इसी पेज में नीचे का पास कर दो। इसी में? हाँ, दूसरा भी होगा। स्टैक मेमोरी S1 S2, नेम इसने लिया और आईडी लिया, बट कॉलेज को डायरेक्ट लिया ना, क्योंकि वो तो डायरेक्ट यूज ही हो रहा है। यही मैं कर रहा हूं, देखो आपको ये अकाउंट जैसे मैं आपको कॉलेज कर रहा हूँ ना, कॉलेज में मैंने दे दिया कि कितने वेरिएबल है, उसको पहले 0 था, जैसे एक बना उसको 1 कर दिया, फिर नीचे ही दूसरा बना उसको 2 कर दिया। इनके अपने अलग अलग वैल्यूज देंगी, ऊपर वो काउंट रहेगा कि कितने हैं। तो इनिशियलाइज द्वारा नहीं होगी ना। फायदा क्या हुआ? नीचे वाले में प्रोग्राम ऑफ काउंटर विदाउट स्टैटिक वेरिएबल। सर यही बोल रहा हूं, ये वाले यही कर रहा हूँ आपको। इंट पहले काउंट इक्वल टू 0 लिया, काउंटर एक मेथड बनाया, उसमें काउंट प्लस प्लस किया, ठीक है, प्रिंटलन काउंटर हुआ। स्टैटिक वाइड मेन बनाया, इसने तो ऑब्जेक्ट बना के काउंटर कर रहा है अभी इसने ऑब्जेक्ट बना के नॉर्मल कर रहा है, ठीक है। अब इसको स्टैटिक बना के इसको एडवांटेज क्या लेगा अभी ये देखते हैं। तो इसने 2 बार बनाया, काउंटर 1 3 बार किया, 3 बार किया, 3 बार बनी आया, क्योंकि तीनों के अलग अलग वैल्यूज होगी ना अपनी इंटरनल। क्योंकि काउंटर कॉल हुआ तो 0 से इसने लिया, तो 0 + 1 किया तो +1 ही आएगा। फिर ये कॉल हुआ 0 1, ठीक है, 1 1 ही आएगा। अब अगर इसको हाँ कंस्ट्रक्टर अपना कॉल है, कंस्ट्रक्टर है ना, तो कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कॉल होता है ना, जैसे काउंटर कॉल हुआ ना, तो ये अपने आप काउंटर कॉल हो जाएगा। जैसे ही इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनते ही। अब ये काउंट स्टैटिक 0 किया, तो काउंट 2 = काउंट प्लस प्लस किया। अब काउंट नीचे वाले ओके, सर वही वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू आप जो देते हो तो वो वही लेके चलता है क्लास हर के होगी बार। ना, क्लास के लिए रहती है वो, बार-बार इनिशियलाइज नहीं होती। और जब आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाते हो तो रेफरेंस में अगर वैल्यू चेंज हो गई, बाय वैल्यू बाय रेफरेंस का जो कंसेप्ट आना चाहिए, वही कंसेप्ट है फॉर बाय वैल्यू फॉर बाय रेफरेंस। अच्छा जी।
तीसरा भी पढ़ लो, इसका भी प्रैक्टिकल करते हैं एक तो। ये क्वेश्चन आ गया, वाई जावा मेन मेथड इज स्टैटिक? बिकॉज ऑब्जेक्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू कॉल स्टैटिक मेथड. इफ इट वेयर नॉन स्टैटिक मेथड, JVM create object first then call main method. That will lead the problem of extra memory allocation. मेन स्टैटिक क्यों रखा? क्योंकि JVM जो है डायरेक्टली उसको कॉल करता है. बूट होता है सिस्टम तो प्रोग्राम में, तो उसको ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ऑब्जेक्ट की बाई क्लास में. चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं. इनका मतलब हो गया कि ये एक बार मेमोरी एलोकेट करता है स्टैटिक, दोबारा वैल्यू उसकी चेंज नहीं होते. चेंज तो कर सकते हैं, इनिशियलाइज नहीं होती, दोबारा इनिशियलाइज नहीं होती. सेम चीज़ किया हमने, 0 दिया, इनिशियलाइज 0 किया, दोनों सेम कर रहे हैं. कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, तो मे बी इसका ये हो सकता है कि कंस्ट्रक्टर इसको बनाने ही ना दे. ऐसे सिंपल ठीक है सर. दिस डॉट अब रख देना चाहिए फिर. नहीं दिया, अब हम इसको कॉल करें. फोर कॉमा 6 5,6. फिर डिफरेंस क्या होगा? वही बात हो गई ना. इनिशियलाइज करने का मतलब कि सर अब मैं बताता हूँ. अब बताओ, फिर वही चीज़ हमने फिर दोनों वेरिएबल पे स्टैटिक नॉन स्टैटिक बनाया. अगर ये यहाँ पे एरर देता कि स्टैटिक को नहीं हम करने देता, तब तो समझ में आता. बात तो फिर वही है. सर आपने अभी एक बनाया ना, अभी आप एक और बनाओ. क्या एक और बनाए? एक ऑब्जेक्ट और बनाओ. ऑब्जेक्ट एक और बनाए. मतलब यहाँ पे ना ऊपर दो वेरिएबल हो गए, ऊपर दोनों फंक्शन के ऊपर, इससे ऊपर दो वेरिएबल हो, ये पे क्यों? बताता हूँ आपको. दो वेरिएबल हो इंट a equal to 5. ये तो पहले डिक्लेयर्ड है ना. कुछ भी ले लो, p b equal to 5 और q equal to 6. अभी इसमें यहाँ पे p और q5 पास करो ऐसे इसलिए. चलो सर कर दिया, यहाँ पे भी हो जाएगा. अब इनको प्लस प्लस करो, कुछ करो यहाँ पे पेंट करो. कुछ भी कर लो, ये तो कुछ भी करने देगा. एक्सेस कर रहा है. एक्सेस कर रहा है तो कुछ भी करने नहीं देगा. मैं वो नहीं बता रहा आपको, मैं वैसे कंस्ट्रक्टर में गया था. मैं आपकी बात इससे बिल्कुल सहमत हूँ. वहाँ पे जो उसने दिखाया वो ठीक है, वो हो रहा है. लेकिन अब वो कह रहा है कि हम ठीक है स्टैटिक नहीं है फाइनल वैल्यू. इसके पीछे और कोई लॉजिक है वो भी बता नहीं रहा यही है, है. इनिशियलाइज हो रही है. इनिशियलाइज मींस कि वापस आना. सौरभ तुम ही बताओ कुछ, बहुत हो गया. चक्कर क्या है? बात तो इसके आउटपुट से तो ऐसा ही लग रहा है कि ठीक है यार. सर ये
कंडीशन पर डिपेंड करता है। कई बार हमें ऐसे वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है प्रोग्राम में जहाँ जो इनिशियल वैल्यू होती है उसको यूज़ करना उसके आगे से। अगर हमने एक बार डिफाइन कर दिया और अगर हम उसको जैसे इसमें पहले वाले प्रोग्राम में नॉन स्टैटिक बनाया था तो क्या करता हमेशा जीरो से ले जाता था। आपने 3 बार कंस्ट्रक्टर कॉल किया, कंस्ट्रक्टर या कोई और प्रोग्राम यूज़ करो आप, जरूरी नहीं है कंस्ट्रक्टर, कोई भी ऐसी कंडीशन या फंक्शन यूज़ करो तो हर बार वो अगर आप ए यूज़ करोगे उसकी करंट वैल्यू करोगे क्योंकि इसका रेफरेंस जो स्कोप होता है वो विद इन अ फंक्शन होता है और स्टैटिक का जो स्कोप होता है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है। नॉन स्टैटिक में जो मुझे मतलब एग्जैक्ट रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ मैं, जो स्टैटिक का जो सर इसमें जो डिफरेंस है ना वो स्कोप का डिफरेंस है। इसी वजह से जो आउटपुट 1 2 3 और 1 1 1 आ रहा है स्कोप की वजह से आ रहा है। इसी वजह से स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, स्टैटिक का जो होता है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है और उस या पूरी क्लास में एक रहती है वैल्यू। वो उसका स्कोप जो थ्रू आउट द प्रोग्राम तक रन कर रहा है सिस्टम के अंदर तब तक रहता है और नॉन स्टैटिक का उसके साथ बिना फंक्शन होता है इसमें हम डिफाइन करते हैं। इसी वजह से आउटपुट डिफर करता है। जैसे उसको डायग्राम है ना, वो तो हीप का दिखाया है उसमें कुछ नहीं, मतलब वो उसमें बस ये दिखाया है कि एक है और उसको साथ रेफर नहीं किया है, है। अलग पड़ा है। मैं वही बोल रहा हूँ स्टैटिक का जो रहता है वो थ्रू आउट की प्रोग्राम रहती है। सर स्कोप पे डिफाइन है इसकी जो डिफरेंस है ना केवल स्कोप पे डेफिनेशन है। तो रट्टा मार जाओ, ऐसा ही होता है स्टैटिक। सर नहीं यही लॉजिक है, स्कोप पे ही लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि भाई कुछ चीज़ें होती हैं कि उनको समझने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ सकते। तो ऐसे ही समझ लो कि कोई पूछे कि कोई रियल टाइम का एग्जांपल बताओ तो ये कोड है काउंट प्लस प्लस, जैसे देखो ये या नॉन स्टैटिक लोगे तो नहीं होगा, बट जैसे स्टैटिक लोगे ये प्लस प्लस कर देगा। ठीक है ना, निकलने का बस यही तरीका ही है। और कभी कभी सही बताता हूँ आपको, ये इंटरव्यू में भी पूछता है कि किसी एक क्लास का कितने ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, अगर ये काउंटर अगर आपको निकालना हो काउंट करना हो तो कैसे करोगे। सिंपल ये प्रोग्राम भी याद कर लो, उसी बहाने याद हो जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू का क्वेश्चन है ना ये ऑब्जेक्ट काउंट करना पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट कैसे काउंट करोगे। तो बस ठीक है, ऐसे हो जाएगा। इसके 2 फायदे, इससे आपको नॉन स्टैटिक स्टैटिक का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, अच्छा प्रवीण जी आए हुए सर, आपने तो कुछ बोला ही नहीं, चक्कर क्या है? आप सोच रहे हो चल क्या रहा है? आज जावा चल रहा है कि क्या है, सेलेनियम चल रहा है, अभी तो आइडेंटिफाई यही करने में दिक्कत हो रही होगी। सेलेनियम नहीं है ये, ठीक है। तो एक चीज समझ में आ गया, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक को यूज करने के लिए हमें हमेशा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और स्टैटिक के लिए डायरेक्ट कॉल करेंगे। कौन डायरेक्ट कॉल करेगा? जो स्टैटिक मेथड होगा। नहीं समझ में आया? कैसे समझ पाऊँ? एक काम करते हैं, पहले एक बार जावा पढ़ लेते हैं। ऐसे समझ गए कैसे? एक बार पहले ऐसे पढ़ डालो, पूरा पढ़ डाले, फिर उसके बाद सेलेनियम में हम फ्रेमवर्क बना लिए, जितनी जावा यूज़ हुई दिमाग में रख लिए, बाकी इंटरव्यू के लिए रट्टा मार दो, नेट डिस्ट्रॉय कर दो। और क्या कर सकते हैं? डेवलपर तो बनना नहीं है। सबसे सही तरीका है ना ये, क्या कहते हैं सर? जो काम की चीज़ होगी रखेंगे, नहीं तो छोड़ो, क्या करना है। ठीक है, अरे वाह, आ गया क्वेश्चन। बताओ सर, ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं। स्टार्ट ये कहते हैं तो ये कह रहे हैं कि हम पब्लिक स्टैटिक वायर्ड मेन से ही क्यों करते हैं? सर एक्चुअली रीज़न ये है कि जब ये लैंग्वेज सी है, यहाँ से नहीं है, सी से है। अच्छा, सी में भी आप यही यूज़ करते हैं। हाँ। ठीक है, रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं स्टार्ट पॉइंट तो चाहिए प्रोग्राम। हाँ। जब लैंग्वेज डिफाइन की गई वहाँ पर ये मेन नाम का मेथड डिफाइन, अगर आप इसकी लाइब्रेरी में जाके इसको चेंज कर सकते हो तो ये मेन से ही नहीं, आप जो नाम लोगे वहाँ से भी चलेगा। बिल्कुल सही। जावा कहती है कि जावा के अंदर चाहे जितनी भी क्लासेस बना लो,
कैसे करें? कोई एक प्रोजेक्ट है, उसके अंदर चाहे जितनी भी क्लासेस बना लो, बट एट लीस्ट किसी एक क्लास में पब्लिक स्टैटिक वायर्ड मेन होना जरूरी है। क्योंकि जब उस प्रोजेक्ट को आप रन करोगे तो कंपाइलर उसको फाइंड कहाँ से करेगा, कहाँ से रन स्टार्ट करे, स्टार्टिंग पॉइंट जेवीएम को कैसे पता चलेगा। तो पब्लिक स्टैटिक वायर्ड मेन ही एक ऐसी लाइन है कि कंपाइलर सबसे पहले खोजता है कि किस क्लास में है ये, जाएगा उसी क्लास में, वहीं से प्रोग्राम इनिशियली रन होना स्टार्ट करेगा। तो इसके पीछे भी रीजन है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्यों नहीं है। बताओ अब तो पब्लिक तो जनरली एक्सेसिबल होना चाहिए Globally। वॉइड इसलिए कि कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। हाँ। अब बात आती है स्टैटिक। स्टैटिक का जैसे आप कंसेप्ट बता रहे थे कि स्टैटिक नंबर नॉन स्टैटिक नंबर्स को कॉल करने के लिए हमें रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। अगर ये इनिशिएशन प्रोग्राम है, इनिशिएट करना है यहाँ से, और अगर इसे नॉन स्टैटिक बनाते हैं तो हमें इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए इसका मतलब हमें किसी और क्लास का को इनिशिएट करना पड़ेगा। तो वो तो एक डेडलॉक क्लियर हो गया बीच में कि हमें ये चाहिए, इसकी वैल्यू इसके पास, और इसको चाहिए तो उसकी वैल्यू इसके पास। तो वो बनाने के लिए से स्टैटिक बनाया, फिर डायरेक्टली उसे कॉल किया। जल्दी क्लियर हो गया यार। सर जावा के प्रीवियस वर्जन में उसको तो पीएसपी के बिना भी चला। ऐसा क्या? मेरा फ्रेंड बता रहा था कि 1.6 तक कहता था और उसके बाद 1.6 में भी ऐसे ही था। 1.6 से पहले का वो 0.6 बता रहा होगा तो मन लगा दिए जो नोट कर। अभी 1.8 है ना लेटेस्ट। हाँ, तो वो कह रहा था 1.6 से पहले वाले जो थे उसपे 1.6 से पहले। पहले या 1.6 से पहले ये कंसेप्ट तो सर 6 से है जहाँ तक मुझे पता। सर बात ये है ना, इसमें जरूरी नहीं था। हमें डेवलपर कौन सा बनना है, क्यों परेशान हो जावा के चक्कर में इतना। जितना जावा, देखो जावा एक ऐसी चीज़ है ना, जितनी बार जावा पढ़ोगे उतनी बार नया ही कॉन्सेप्ट तुम्हें मिलेगा। अच्छा ये भी ऐसे होता है, ठीक है, तो कोई नहीं, चलते जाओ। चलती का नाम गाड़ी, ठीक है, और चलती का नाम जिंदगी, दोनों है, चलाए जाओ, पढ़ते जाओ। अभी देखो जावा तो पूरा समझो तो पहले क्या क्या चीज़ें और हैं, क्या है, कैसे है। जब पूरा समझ में आएगी तब हम चीज़ों को धीरे धीरे निकाल पाएंगे ना। तो स्टैटिक नॉन स्टैटिक पूरा समझ में आया कि नहीं आया? कि एक दो एग्जांपल और लो, कुछ लो, फालतू चीज़ इधर उधर करो। क्लियर है? जैसे अब अगर हम बात करें इस प्रोग्राम में, फ्यूचर में भी हम बहुत सारे वेरिएबल्स को, जैसे अगर हम बात करेंगे, अगर आपको जब हम अपना फ्रेमवर्क बनाएंगे, जब यहाँ पे हम वो ड्राइवर सारी कॉल करेंगे, एक्सेल ओपन करने वाली कॉल करेंगे ना सारे, उसमें जो पैरामीटर सारे पास होंगे, उसके बाद जो रीड करके वेरिएबल्स उठ उठ के आएंगे सीट से, सबको हम स्टैटिक ही तो बनाएंगे आगे चल के। रीज़न ये क्योंकि डायरेक्टली कॉल होंगे वो, ठीक है। तो चलो वो आगे समझेंगे फिर से। अभी के लिए स्टैटिक का सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट समझ लो कि स्टैटिक मेथड कैन कॉल ओनली स्टैटिक वेरिएबल्स और मेथड, ठीक है। नॉन स्टैटिक को कॉल करने के लिए, नॉन स्टैटिक मेथड या नॉन स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करने के लिए हमें उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो उसका फंडा क्लियर है कि कैसे ऑब्जेक्ट कॉल होती है, कैसे नहीं होता है। उसका तो फंडा क्लियर है ना। हम बेसिकली करते क्या है, नहीं, अगर ऑब्जेक्ट बना दिया तो दोनों कॉल होंगे, हाँ, और अगर डायरेक्ट कॉल करना है तो स्टैटिक होना चाहिए। अब हमने एक और ऑब्जेक्ट, एक क्लास क्रिएट किया, क्लास बनाया एक नई, जिसको PSVM से अनचेक कर दिया, और इसका नाम दिया हमने एक ऐसे सिंपल सी क्लास बनाई, जनरली क्लास जैसे बनती है। एक हमने क्लास बनाई, इस क्लास में हमने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किया, पब्लिक स्ट्रिंग क्यों ले रहा हूँ, चलो, पब्लिक इंट a इज इक्वल टू 6, दूसरा पब्लिक इंट b इज इक्वल टू 7, ठीक है। पब्लिक
void sum SYSO A प्लस बी, या फिर एक काम करो सिंपल सा, इसको भी ग्लोबली डिक्लेयर करो, पब्लिक एंड c इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, और अगर आपको सम रिटर्न करना है, ठीक है, तो रिटर्न करना है तो आप एक काम करो, void कीवर्ड यहाँ से डिलीट करोगे, रिटर्न टाइप डिक्लेयर करोगे int, और क्या करोगे, रिटर्न से। एक मेथड तो ये हुआ कि अगर आप कोई मेथड बना रहे हो और मेथड आपका रिटर्न करे तो उसका सिंटैक्स ये होता है, और अगर नहीं रिटर्न कराना है, सिर्फ प्रिंट कराना है, तो उसके लिए जैसे सम 1 कर दो और इसका रिटर्न टाइप ना करके फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, void। ठीक है, और रिटर्न कीवर्ड फिर यूज़ नहीं होगा। फिर ये क्या करेगा, आप यहीं पे चाहे प्रिंट करा सकते हो बस। तो एक तो ये चीज़ है कि अगर कोई मेथड जावा में बनाते हो और उसमें कुछ रिटर्न करवाना है आपसे, तो उसका सिंटैक्स ये होगा कि यहाँ पे पब्लिक कीवर्ड, उसके बाद रिटर्न टाइप डिक्लेयर करो। ठीक है, वाइड की जगह पे दो चीज़ होगी, या तो वाइड होगा, वाइड अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो रिटर्न टाइप है, कुछ फंक्शन वो रिटर्न करेगा। ठीक है, और जब रिटर्न करेगा कुछ फंक्शन कुछ ना कुछ, तो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, उसका टाइप क्या होगा, डेटा टाइप क्या होगा। तो डेटा टाइप उसका इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। तो जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा वो रिटर्न टाइप यहाँ डिक्लेयर करो और रिटर्न कीवर्ड यूज़ करो मेथड में। नहीं करना है तो वाइड यूज़ करो और रिटर्न कीवर्ड हटा दो। ठीक है, तीसरी चीज़। अब सिंपल सी बात करें, ऐसे ही जितने भी हमारे पर्टिकुलर आपको प्रोग्राम बनाने हैं, जैसे पब्लिक एंड सब, ये क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा और c इज इक्वल टू a माइनस बी रिटर्न। अब जैसे यहाँ पे देखो ये एरर थ्रो कर रहा है, यहाँ से ऐसे कर्सर ले जाओगे जब, तो ऐड रिटर्न स्टेटमेंट, यहाँ क्लिक करोगे तो रिटर्न अपने आप लगा देता है। ठीक है ना, तो ये एक्लिप्स बड़ा स्मार्ट है, इसी से सुनो तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये इंट सब हो गया, और ऐसे ही हमने एक क्लास बनाई और क्लास में जनरली हम करते क्या, सारे मेथड से डिक्लेयर करते हैं। हमने कैलकुलेटर के लिए बनाया इस ऐड सब और ऐड सपोज करो 2 मेथड बनाया। अब अगर इसको हमें एक्सेस करना है, इन सारे मेथड को अपने पास एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे क्लास में कहीं पे भी जाके, अब जैसे हमारे पास ये मेन क्लास है, ये हमारे पास मेन क्लास है। ठीक है, इसके अंदर अब उस ऑब्जेक्ट को हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर परफॉर्म करना है, सिंपल सी बात है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि यहाँ से डायरेक्टली उस क्लास का ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्रिएट करना होता है, क्योंकि वो ऊप्स का कॉन्सेप्ट ही यही है, ऐसे ही काम होता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर इस क्लास के मेथड को हमें सब 2 नंबर का एडिशन करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा, सिंपल सा रट्टा मार जाओ, ऐसे ही होता है। OC इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड से हम हमेशा ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं। जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड आपको लगाना होगा। ठीक है, एक चीज़ जान लेना, ऐसे भी लिख सकते हो, बट दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, एक तरीका ये है OC इज इक्वल टू ये, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये भी है, ऐसे भी ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हो रहा है और ऐसे भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट
बन रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये भी इंटरव्यू में पूछते हैं। रेफरेंस नहीं है सर, एक में हम मेमोरी अच्छा, बस काम दोनों करेगा बाकी। जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस नीचे वाला वो तो हो गया, मगर कहाँ यूज होगा पता नहीं ना। सर हो जाएगा सर, कॉल करेंगे ना डॉट लगा के, इसके साथ भी कॉल हो जाएगा। न्यू ये इंफ्रास्ट्रक्चर डॉट पक्का ये कर ट्राई ऐसे कैसे ट्राई करें? उसी तो चाहिए नहीं, जो नीचे वाला हमने डिक्लेयर किया था हमेशा हमें क्लास का नाम यूज करना पड़ेगा एज रेफरेंस। नहीं तो ये ऑब्जेक्ट नहीं बना ना, ये तभी ऑब्जेक्ट बना ना। सर अब इसके साथ डॉट लगा के कॉल करके देंगे यहाँ पे यहाँ पे इसके बाद बोल हो जाए। ऐसे ना, हाँ अब हमें जैसे सम करना है। हाँ, अब बोल अब इसमें फिर इसमें डिफरेंस क्या हुआ, OC मतलब अगर ये करोगे सर वो स्टोर कर रहा है रेफरेंस वेरिएबल। अब बात ये आती है कि दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, हमें क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। सर ऊपर वाले में क्या है, एक बार रेफरेंस बना है जो लिंक बन रही है क्लास की और ऑब्जेक्ट की, तो एक बार है उसका हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या बार बार वो रेफर करेंगे। बिल्कुल सही। हमें पहला वाला कॉन्सेप्ट हमेशा यूज करना चाहिए, क्योंकि एक बार एक रेफरेंस हमने सिर्फ बनाया उस ऑब्जेक्ट का, ठीक है, और एक रेफरेंस हमारे पास बन गया। अब सिर्फ रेफरेंस का यूज करके हम सारे मेथड और वेरिएबल को हमेशा कॉल करते रहेंगे। बट अगर हम रेफरेंस नहीं बनाएंगे तो हर बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फिर उसके साथ उसके पर्टिकुलर कोई भी इंस्टेंस को हम एक्सेस कर पाएंगे, तो इससे मेमोरी एलोकेशन बहुत ज़्यादा होगी, हर बार नया होगा। जबकि इस केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट एक ही बार बना, उसका रेफरेंस ही हमें पास करना है हमेशा, ठीक है। तो ये इंटरव्यूअर ऐसे पूछते हैं कि क्या हम सिर्फ न्यू कीवर्ड का यूज करके बिना रेफरेंस प्रोवाइड किए हुए क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं, तब भी काम करेगा। बट दोनों में डिफरेंस क्या होगा, क्लियर पिक्चर। इंटरव्यू के हिसाब से तैयार रखा करो। तो जनरली हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमने OC.sum को कॉल किया, ये हमारा सीधे सीधे क्या करेगा कि दो नंबर जो यहाँ पे डिक्लेयर्ड है, जो वेरिएबल में वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है, हर बार वही वैल्यू सिर्फ रिटर्न करेगा। लेकिन ये क्या होगा कि यहाँ से सम फंक्शन कॉल होगा, सिंपल। अब सम फंक्शन का आउटपुट क्या आएगा अगर इसको हम रन करें, बट ये हर बार आउटपुट इसका एक ही होगा, आउटपुट कुछ आया ही नहीं, क्योंकि हमने रिटर्न कराया है। तो रिटर्न करा के किसी वेरिएबल में हमें स्टोर करना होगा। तो इंट p इज इक्वल टू OC.sum SYSOP। अब रन कराओ, 13 आ गया। तो जितनी बार आप इसको रन करोगे हमेशा ये 13 आएगा, 13 हमेशा ही आएगा, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट थोड़ी सी चेंज हो रही है। अब हमें इसको जेनेरिक फंक्शन बनाना है कि हर बार हम पैरामीटर हम पास करें और ये ऐड करके हमेशा डिफरेंट वैल्यू दे, ठीक है। तो सबसे पहले हम दूसरी तरह से कोशिश करते हैं कि क्या क्या कैसे हम इसको किया जाए विदाउट यूजिंग कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर को अभी साइड रखते हैं, पहले कोशिश कर लेते हैं, तभी तो कंस्ट्रक्टर का एडवांटेज हमें समझ में आएगा थोड़ा सा। अब बताओ आप लोग, किसको हमें डायनेमिक बनाना है कि सम हम यहाँ से पास कर पाए, तो इसके लिए यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए। इस फंक्शन में कहाँ पे क्या मॉडिफाई करें कि वहाँ से पैरामीटर हम पास कर पाए ए बी की। बिल्कुल, और भी सोचने तो सकते हो। बताओ जी क्या करें ऐसा इस फंक्शन में अब यहाँ पे कि पैरामीटर हमें यहाँ से पास करना हो। हम यहाँ से जाके पैरामीटर पास करें, जैसे सम में 2,3 तो ये 5 ऐड करके देते हैं हमें। तो यहाँ पे वो पैरामीटर ऐसे कर दो ना, यहाँ दो पैरामीटर दे दो। कहाँ पे फंक्शन में सम में एंड ए कॉमा एंड बी,
ठीक है, अगर हमने ये ऐसे डिक्लेयर कर दिया तो अब हम क्या कर पाएंगे, वहां से कॉल कर सकते हैं। 3,4 रन करा दो। अब वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 7। अब यहाँ से जितनी भी वैल्यू आप चेंज करो, ये नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है कि फंक्शन में क्या करना होता है कि पैरामीटर पास करो और वो पैरामीटर के अकॉर्डिंग चले। क्लियर? अब बात बताओ इनकी वैल्यू का क्या, इनको डिक्लेयर करने की जरूरत है फिर नहीं? इनको डिक्लेयर हम क्यों किए थे और फिर? सी का डेटा टाइप क्या देना पड़ेगा? सी सी तो देना पड़ेगा। तो इनकी जरूरत क्या है? नहीं है, बट पहले क्यों जरूरत थी इनकी? कोडिंग करते हैं बेसिकली वेरिएबल के अंदर का, अगर पर्टिकुलर मेथड के अंदर अगर हम वेरिएबल में वैल्यू जो असाइन करते हैं वो उसका लोकल स्कोप होता है। तो ग्लोबली स्कोप के लिए हमने इसको यहाँ पे डिफाइन किया था कि चाहे वो सम फंक्शन हो, चाहे सम वन हो, चाहे वो सब फंक्शन हो, सब में ए अपने आप ए भी कॉल हो रहा था विदाउट फंक्शन पैरामीटर। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको ग्लोबली डिफाइन किया हुआ था। तो ये क्या होते हैं, पब्लिक कीवर्ड के साथ अगर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर दोगे तो वो क्या करेगा, उसका ग्लोबल एज ए ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा। ग्लोबल वेरिएबल का मतलब ये होता है जावा में कि ऐसा नहीं कि इसका स्कोप थ्रू आउट प्रोजेक्ट है, इसका वेरिएबल का स्कोप विद इन ए क्लास है। आउटसाइड क्लास इसका स्कोप नहीं होगा, विद इन ए क्लास होगा। बट अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट कहीं पे भी बनेगा तो वहां पे इसका स्कोप फिर से होगा। ठीक है, क्लियर? या फिर अगर इसी काम को हम अगर एक करना होता डिफरेंट पैरामीटर के साथ, जैसे अगर हमें करना था यहाँ पे एक काम हम और कर सकते थे। देखो तरीका देखते हैं दूसरा वाला एक और। यहाँ पे अगर हम पैरामीटर नहीं पास करते, एक तो ये तरीका था डायनामिक करने का, यहाँ पे हमने पैरामीटर नहीं पास किया और यहाँ पे पैरामीटर नहीं पास किया। ठीक है, बट हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम डिफरेंट वैल्यू के साथ सम निकालें। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो हमारा आउटपुट क्या आता था, 13, जो कि स्टैटिक था। अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ से हम क्या करते हैं, OC डॉट A इज इक्वल टू 10, ठीक है, OC डॉट B इज इक्वल टू 20। अब अगर इसको रन करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, जो भी बोलना सोच समझ के बोलना। 13 आएगी कि 13 आएगी कि 30 आएगी? सर 30 नहीं आएगी। एक सेकंड, 13 आएगी। आप बताओ 13 30 आएगी। सर आपने वो कमेंट बता दी पैरामीटर को? क्यों? हाँ, पैरामीटर तो हटा ही दिया। और कोई 13 एक तो दोनों नाम ही एक ही जैसे। 13 सर नंबर में बताना, 13 या 30? 30 13 पीछे तक 30। प्रवीण करके देख रहे हैं। तो जिसने 13 बताया है वो कृपया करके समझाएंगे कि कैसे 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 13 आएगा। तो इसका मतलब है कि इनका कोई मतलब नहीं है, ये हार्ड कोडेड होता है, इसको हम हार्ड कोडेड बोलते हैं। इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। तो वो सर सीक्वेंस से क्या, सिंपल सी बात है। ए हमने 6 किया था तो हमने कौन सा इसको फाइनल वेरिएबल बनाया हुआ है? एक वेरिएबल ये होता है, बाद में रेफरेंस उसका बाद में change। ये एक क्लास थी, क्लास में हमने वेरिएबल्स बनाए हुए थे। वेरिएबल्स के अंदर ए में अभी जो इनिशियल वैल्यू पड़ी हुई है, एक इनिशियलाइजेशन होता है। अगर हम इसको 0 से इनिशियलाइज कर दो तो गुनाह थोड़ी ना है।
तो इनिशियलाइजेशन हो रहा है ना, वेरिएबल का हमने एक रन टाइम एक एक्टिव वेरिएबल डिक्लेयर करा तो कोई गार्बेज वैल्यू ना ले, इसलिए हम उसको पहले इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो हमने इसको इनिशियलाइज किया 7 और यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, सपोज करो 8। तो ये बेसिकली जस्ट हमने इनिशियलाइज किया। बट जब भी इस क्लास को हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पास कर रहे हैं। अब जैसे इसकी वैल्यू किया तो ए में अब वैल्यू 10 हो जाएगी और बी में वैल्यू 20 हो जाएगी वहाँ पे। यही तो रेफरेंस का मतलब क्या हो, जो स्टार्टिंग में हमने बताया कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं वो करता है क्या, अपने पास मेमोरी एलोकेट थोड़ी ना करता है। अगर यही चीज़ है कि अगर वो अपने पास मेमोरी एलोकेट किया होता तो इस प्रोग्राम में वैल्यू रिमेन 13 ही होती। बट इसने रेफरेंस यूज किया जिसकी वजह से यहाँ से जो पैरामीटर पास हुआ वो जाके रेफरेंस से उठा के वैल्यू फिर से आउटपुट प्रिंट कराएगा। इज इट? रन कराएं, क्या पता 13 ही आ जाएगी, सारी कहानी खराब हो जाएगी। रन करा के उन्होंने देख भी लिया था 30 आई। तो यहाँ से जो भी पैरामीटर फिर पास करोगे वो तो दो तरीके समझ में आ जावा में। एक तो तरीका कि मेथड के अंदर पैरामीटर बनाया और जो आर्ग्यूमेंट पास किया डायरेक्ट यहाँ से कॉल किया। दूसरा ग्लोबल वेरिएबल भी हमने बनाया, ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू भी हम, क्योंकि वेरिएबल को ग्लोबल है तो एक्सेस कर पाएंगे, उसकी वैल्यू रन टाइम पे हम चेंज कर सकते हैं और डायरेक्टली फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो दोनों में से दोनों अप्रोच आपने देखा, कौन सा अप्रोच अच्छा है और फिजिबल है और वही होना चाहिए। दोनों में से कोई तो अप्रोच ठीक होगा। क्यों? अगर पहला वाला है तो क्यों और ये वाला है तो क्यों? पैरामीटर वाला होना चाहिए क्योंकि इसमें अंदर गलती से कोई और वैल्यू पास कर सकता है। डेटा टाइप इंट है, यहाँ पे ए इक्वल टू स्ट्रिंग दे देता है। अच्छा, और कुछ? और कोई कुछ बताना चाहेगा कि कौन सा अच्छा है, क्यों अच्छा है? वो वाला ठीक था कि ये वाला ठीक है? पहले वाला ठीक था, आसान था। एक और रीजन भी है, इसमें जैसे हम सम वैल्यू जब कॉल कराएंगे उसमें भी यही वैल्यूज आएंगी, सम वन के लिए अलग से दूसरी वैल्यू जाती है। अच्छा, तो इनके कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन को एज ए सेपरेट 1 बाई 1 कहीं पे एज ए रिक्वायरमेंट के, जैसे हमें जो रिक्वायरमेंट हो हमें सिर्फ वो मेथड कॉल करना हो, तब तो ये अप्रोच बेटर है कि सम सब्ट्रैक्ट हम दो नंबर डिफरेंट नंबर का कराना चाह रहे हैं बट ऐड दूसरे नंबर का कराना चाह रहे हैं। यही फायदा, अलग अलग कॉल करने का फायदा है। बट अगर आपके पास कोई ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि हम इनपुट एक बार पास करें और उसके अंदर के सारे काम हो जाए, हाँ, इनपुट एक बार पास करें। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे सिंपल सी बात करें कि एग्जाम्पल यार अच्छे नहीं आ रहे हैं आजकल दिमाग में, बारिश नहीं हो रही है। तो जैसे होता क्या है कि हम एक काम ये करें, एक सिस्टम ऐसा सोचते हैं, ठीक है, एक सिस्टम मैंने ऐसा सोचा कि जनरली बंदे को क्या क्या चाहिए होता है। अगर वो इंडियन सिटीजनशिप है तो उसके लिए वोटर आईडी कार्ड मैंडेटरी है, आधार कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, चलो आरसी बन जाए कार या गाड़ी की कुछ भी, और ड्राइविंग लाइसेंस बन जाए, और ऐसा कुछ भी है। तो हमने देखो दो चीज़ है, फ़ायदा सोचो दोनों का अपना अपना सिस्टम, ऑटोमेटेड सिस्टम का। अगर हम एक ऑटोमेटेड सिस्टम की बात करें, ऑटोमेटेड सिस्टम की बात करें तो उसमें क्या होगा कि हम बंदे का सिर्फ एक बार नाम लिए, फादर नेम लिए, डेट ऑफ बर्थ लिए, एड्रेस लिए, सिर्फ इसकी ये 4 एंटिटी लिया और सिस्टम में डाल दिया तो सिस्टम अपने आप इनका वोटर आईडी कार्ड जनरेट कर देगा, आधार जनरेट कर देगा, पासपोर्ट जनरेट कर देगा, जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सब कुछ करके निकाल के बाहर रख देगा। एक ऑटोमेटेड सिस्टम बना आपका, ठीक है। बट अगर यही 4 एंटिटी अलग अलग होती कि पासपोर्ट ऑफिस अलग है, आधार कार्ड का अलग है, उसका अलग है, तो वही बंदे को 4 बार ये डाटा पास करना पड़ता
अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती, ह्यूमन एरर। ह्यूमन एरर कैसा कि यहाँ पे हो सकता है कि 4 डाटा तुमने अपना पास किया, वहाँ पे आपका आधार बन गया। अब जब 4 डाटा फिर यही आपने वही चारों डाटा किसी दूसरे के लिए दिया, पासपोर्ट के लिए गए, तो वहाँ पे हो सकता है कि ह्यूमन एरर आने के चांस है कि बाद में ओवरऑल जब चारों एंटिटी डीएल, पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड चारों बन के आए, तो ऐसा हो सकता है कि चारों पे कुछ ना कुछ डाटा में मिसमैच होने के चांसेस हैं। यहाँ पे आपके पास एटलीस्ट ये चांसेस होंगे कि चारों में से हो सकता है किसी का नाम गलत छप जाए। जनरली आपने देखा ही है, होता ही है, क्योंकि 4 अलग अलग ह्यूमन बॉडीज उसको एक्सेस करने लगी। 4 बार हम फिर से वही डाटा प्रोसेस कर रहे हैं, तो हो सकता है कि डाटा हमें प्रोसेस करने में हमारी भी गलती हो सकती है, तो गलती होने के चांसेस हैं। ठीक है, बट अगर ओवरऑल ऑटोमेशन प्रोसेस पे हम आए कि एक ही मशीन है, हमने इनपुट डाला, सारी चीजें हमारी बिना गलती के मिल जाएंगी, तो सेम वही तरीका यहाँ पे। जब अगर हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हो, हमारी क्लास ऐसी बनी हुई है कि उस क्लास में हम सिर्फ एक बार इनपुट पास कर, फुली ऑटोमेटेड सिस्टम होना चाहिए, या फिर मैनुअल पे ही बिलीव करोगे अभी कि ऐसे ही ठीक है यार, चल रहा है जो जिंदगी चल रही है। तो जनरली फुली ऑटोमेटेड जो सिस्टम होता है वो एरर फ्री होते हैं, बट अपने अपने लॉजिक है। अगर एक बार फटा तो कुछ नहीं बनेगा, एटलीस्ट इसमें 4 में तो एक तो आइडेंटिटी बन जाएगी। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, दोनों का तरीका वही करने का, कि डिपेंड करता है कि हमें फुली ऑटोमेटेड सिस्टम डिज़ाइन करना है कि हमें मैनुअल डिज़ाइन करना है। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा करोगे। अब ऑटोमेशन की बात करते हैं। अगर सपोज करो हम फुली ऑटोमेटेड सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, उस केस में हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने वेरिएबल में वैल्यू पास की, ये जाके फुली ऑटोमेटेड हो गया एक बार। अब इसी 2 नंबर का एडिशन भी निकाल के देगा, इसी 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन भी निकाल के देगा, और इसी 2 नंबर का आपका सब डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, सबका सारे ऑपरेशन इस 2 नंबर पे करके उसने दे दिया आउटपुट। सपोज करो ऐसा। अब आपने एक चीज और पढ़ा कल कि हमने एक्सेलस रीडर ये बनाया था ना, ड्राइवर में हमने सबसे पहले लाइन का कोड लिखा था, एक्सेलस रीडर XR इज इक्वल टू न्यू एक्सेलस रीडर। एक ऑब्जेक्ट बना एक्सेलस रीडर क्लास का, इसके अंदर हमने एक पाथ पास किया। ये पाथ क्या था, हार्ड कोडेड एक वैल्यू पास किया एज ए पैरामीटर। ठीक है, अब 2 चीज होती है, दोनों में हमें अब डिफरेंस आपसे जानना है कि दोनों में फायदा क्या है। फिर एक तो चीज ये कि यहाँ पे हमने 10 और 20 पास किया ऐसे, और दूसरा हम पास कर रहे थे ऐसे 10 और 20। 2 तरीका था काम करने का, एक तो 10 20 यहाँ से पास कर रहे थे, एक 10 20 यहाँ से पास कर रहे थे, राइट। अब अगर यहाँ से पास कर रहे हैं तो इसका भी आपने ड्रॉबैक्स देखा कि अलग अलग सिंगल फंक्शन कॉल होगा। बट यहाँ पे अगर आप चाहो कि यहीं से पैरामीटर पास हो, एज इट इज चाहते हो, जैसे आप एज इट इज चाहते हो कि जैसे हमने एक ऑटोमेटेड सिस्टम डिजाइन किया जिसमें हमने OC इक्वल टू A इक्वल टू 10 और B इक्वल टू 20 किया। अब हम ऑटोमेशन प्रोसेस में भी जब सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं उसमें भी फर्दर कोई गलती और ना हो, और ज़्यादा ऑटोमेटिक कर दो इसको। फुली ऑटोमेटिक करने के लिए फिर पिक्चर में आता है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंस्ट्रक्टर होता क्या है पहले समझ लो। कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक मेथड होता है, और मेथड का नाम वही होता है जो पर्टिकुलर क्लास का होता है। ठीक है, अब हम एक बार कंस्ट्रक्टर पे मूव करते हैं, फिर से इसी पे आएंगे अभी। ठीक है, अभी के केस में इसको यहीं पे छोड़ते हैं जिससे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए एटलीस्ट। अब हमने एक नई क्लास बनाई यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट नाम लिख दिया, PSVM को अनचेक करो, फिनिश करो। अब हमने एक नॉर्मल सी क्लास बनाई। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए कंस्ट्रक्टर हमारा क्या होता है, जैसे सबसे पहले पता हो, कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है। कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है, और मेथड का नेम जो होता है
वो सेम होता है जो कि क्लास का नेम हो। दो कंडीशन। तो एक हमने मेथड बनाया और उसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता। तीसरी चीज, और उसका कोई मॉडिफायर्स भी नहीं होता। जब कोई किसी क्लास का कोई ऐसा मेथड जिसका ना तो कोई रिटर्न टाइप हो, ना उसमें कोई वायर्ड हो, ना उसमें कोई एक्सेस मॉडिफायर हो, और उस मेथड का नाम सेम एज क्लास का नेम हो, तो वो मेथड हमारा क्या होगा? कंस्ट्रक्टर होगा। ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के लिए हमने क्या किया कि एक मेथड बनाया सिंपल सा, कंस्ट्रक्ट ब्रैकेट में सर ये तो आपने बोला कि नाम से दो चीजें हो सकती एक तो नाम सेम होना चाहिए, दूसरा ये मेथड होना चाहिए, तीसरा इसके आगे कोई रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए, चाहे वायर्ड या इंट कुछ नहीं, और चौथा कोई एक्सेस मॉडिफायर की जरूरत नहीं है। अब अगर यही चीज देखो, यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं आया, लेकिन जैसे इसका नाम अगर आपने चेंज कर दिया, कंस्ट्रक्ट 1 किया, अब ये एरर में लाइन लग गई। अब ये कहेगा किसका रिटर्न टाइप डिफाइन करो, या क्या है, कैसे है, क्यों है, 36 चीजें। ठीक है ना, बस वही चीज है। तो ये हुआ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है, मेथड का नेम सेम होता है जो क्लास का नेम होता है, इसके आगे ना तो कोई रिटर्न टाइप होगा, ना ही एक्सेस मॉडिफायर्स होंगे। ठीक है। अब बात आती है कंस्ट्रक्टर का काम क्या है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? एक्सेलेस रीडर वाले क्लास में आप गए, इसमें आपने सिर्फ एक बार इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया XR, उसमें एक बार सिर्फ फाइल का पाथ पास कर दिया। थ्रू आउट प्रोजेक्ट आपको दोबारा फाइल के पाथ पास करने की जरूरत नहीं पड़ी। कहीं पे भी आप गेट रो काउंट निकाल रहे हो, चाहे गेट सेल डेटा कर रहे हो, चाहे कुछ भी सेट सेल डेटा कर रहे हो, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, आप सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट से खेल रहे हो और बार बार पैरामीटर पास करने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग क्या होता है कि हर बार अगर कोई एक पैरामीटर कॉमन है, जैसे सिंपल से बात करें, यहाँ पे सीट 1 हर जगह कॉमन है, बट आगे की वैल्यू हमारी चेंज तो हो रही है। बट सीट 1 भी एक ऐसी चीज है कि जो भी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हम एक ही सीट में काम करें, सीट 2 भी हो सकता है, सीट 3 भी हो सकता है। जो चीजें डायनेमिक है उनको एज ए पैरामीटर तो हमें पास ही करना है। बट सबके लिए जरूरी क्या था कि एक पैरामीटर और होता। अगर हम मेथड एक बनाते, सारे मेथड में हम एक पैरामीटर एक्स्ट्रा डालते हैं और वहाँ पे हर बार फाइल की पाथ पास करते हैं, क्योंकि जेनरिक फंक्शन अगर आप किसी चीज़ की बनाओगे, कोई जेनरिक फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सारे इनपुट तो चाहिए उसको, तभी वो जेनरिक होगा, तभी जेनरिक बनेगा कि सारे इनपुट अलग अलग से आए, तभी उसको इंडिविजुअल कोई भी एंटिटी कॉल कर पाए उसको, राइट। तो जेनरिक बनाने के लिए, बट अब हर बार हर एक मेथड में, चाहे गेट सेल डेटा हो, चाहे गेट रो काउंट हो, चाहे सेट सेल डेटा हो, कुछ भी हो, हमें ये भी पैरामीटर पास करना पड़ता है हर बार। बट ओवरऑल अगर इस क्लास का सारा मेथड अगर एक कॉमन पैरामीटर यूज कर रहा है, तो क्यों ना हम उसको ग्लोबली ऐसा डिक्लेयर करें कि जैसे ही क्लास कॉल हो और वो मैंडेटरी हो कि बिना उसके गलती कुछ नहीं चल सके, तो उसको हम कंस्ट्रक्टर में क्यों ना डाल दें। तो कंस्ट्रक्टर का फायदा क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड बनता है कि वो ऑटो कॉल होता है, कि जब भी उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट रन हो जाएगा, डिफॉल्ट कॉल हो जाएगा, उसको कॉल करने की जरूरत नहीं, आप गलती नहीं कर सकते। तो जावा जो सबसे अच्छा डिज़ाइन हुआ है, जावा में यही चीज़ है, वो आपको गलती करने नहीं देगा। आप जानबूझ के भी जावा में चाहो कि अपना दिमाग लगा के इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दे, तो नहीं कर सकते। जावा में गलती करने का मौका ही नहीं देता डेवलपर्स को, उसके सेट ऑफ रूल्स हैं वही चलेंगे। तो इस कंस्ट्रक्टर का पहला एडवांटेज ये है कि कंस्ट्रक्टर एक मेथड ही है। अगर कोई मेथड ऐसा किसी क्लास का आप चाहते हो कि जैसे ही वो क्लास कॉल हो ऑटोमेटिकली वो ट्रिगर हो जाए, हमें उसको अलग से रन करने की जरूरत ना पड़े, तो हमेशा हमें उसको क्या बनाना चाहिए? कंस्ट्रक्टर, पहली चीज। दूसरी चीज, अब वो ऑटो कॉल हो रही है, उसमें कोई ऐसा पैरामीटर दें जिसका कोई एडवांटेज हो।
जो एटलीस्ट पूरी क्लास एक्सेस कर पाए उसको, राइट। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में क्या पास हुआ, पाथ, क्योंकि पाथ जो है वो सारे फंक्शन सारे मेथड में ज़रूरत थी उसको, इसलिए उसने क्या किया कि एक कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर में ये पाथ पास कर दिया। और जब कंस्ट्रक्टर में पाथ पास हो गया तो इसका मतलब अब कंस्ट्रक्टर के अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म उस मेथड के अंदर रहा होगा कि इसको ग्लोबली डिक्लेयर कर रहा हो, ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया। अब ग्लोबली जब डिक्लेयर हो गया ये तो पूरी क्लास एक्सेस करेगी। सिंपल सा ये वाला फंडा। यहाँ पे ए बी हमने यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर किया हुआ था, राइट। अब अगर यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्टर बना देते, सिंपल कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हमें क्या करना था, सिंपल सा एक मेथड सेम नेम। अब यहाँ पे हम कर दें कि 2 पैरामीटर ये लेगा, ए ही ले लो, इंट ए कॉमा इंट बी, और यहाँ पे कर दिया इंट ए, क्या लिखें, ए इज इक्वल टू ए, हाँ, और बी इज इक्वल टू बी। अब हमने क्या किया, एक मेथड बनाया और इसको डिक्लेयर कर दिया। ए हमारा ग्लोबली डिक्लेयर था ही पहले से ही। अब तुम चाह रहे हो कि कोई बाहर से पैरामीटर भी हम पास करें और वही पैरामीटर बाद में हर जगह यूज हो, जैसे आपका पहले की रिक्वायरमेंट थी कि हमारा मेथड इंडिविजुअल कॉल हो और डिफरेंट सेट ऑफ पैरामीटर के साथ कॉल हो। क्योंकि यहाँ पे आपको यही चीज ये देने में दिक्कत हो रही थी, आप चाह रहे थे कि डायरेक्ट कुछ ऐसा हो, एक पैरामीटर हम पास करें, यहीं से डिफरेंट पैरामीटर पे हमारे सारे काम हो, एटलीस्ट यही चाह रहे थे। तो अब हम एक काम करें कि रेदर देन यहाँ पे ये करने के बजाय अब हम 10 और 20 यहीं पे पास करो। जैसे ही आप कॉल करोगे ऑब्जेक्ट बनाओ 10 20 वहीं पास कर दो। अब 10 20 के साथ ये पूरा ऑपरेशन चालू हो जाएगा। दूसरा फायदा समझ में आया कंस्ट्रक्टर का। तो कंस्ट्रक्टर का काम क्या हुआ कि एक तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ अपने आप मेथड कॉल हुआ। अगर आप पैरामीटर नहीं पास करोगे तो सबसे पहले ये एरर थ्रो करेगा कि कुछ गलत कर रहे हो आप। दिस का यूज अभी आगे की बताएंगे। दिस का यूज इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट में होगा, ठीक है। जब इस क्लास को हम इनहेरिट करें किसी दूसरे क्लास में, कंस्ट्रक्टर जब इनहेरिट हो, अभी कंस्ट्रक्टर भी ओवरराइड होगा, ये बड़ी चीज़ें हैं। जावा तो जावा ही है, ये सिर्फ यहाँ से समझ में आ गई एक बार जावा, कुछ नहीं। तो यहाँ पे जैसे ही आप कंस्ट्रक्टर बनाओगे, कंस्ट्रक्टर बनाते मतलब सॉरी ऑब्जेक्ट कॉल करोगे, अभी एरर थ्रो कर रहा है। मैं सोचोगे यार मैंने तो सही कर रहा हूँ, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट ही तो डायरेक्ट बना रहा हूँ, फिर क्यों एरर आ रहा है। तो जब यहाँ से कर्सर ले जाओगे तो बताएगा यहाँ पे कि आर्ग्यूमेंट ऐड आर्ग्यूमेंट टू मैच, ये लिखा हुआ आता है कंस्ट्रक्टर, ये है चेंज कंस्ट्रक्टर। जब ऐसे कीवर्ड लिखा हुआ है समझ लो अच्छा ये कंस्ट्रक्टर मांग रहा है, क्योंकि चीज़ें आपको खुद नहीं याद होंगी ना कि कौन सा कंस्ट्रक्टर है कौन सा नहीं है। जब ऐसे लिखा आएगा तो यहाँ से कि चेंज कंस्ट्रक्टर, कि कंस्ट्रक्टर है ये उस कॉन्सेप्ट पे, तो यहाँ पे जाओ फिर पैरामीटर पास करो 10 या 20 जो भी है। तो अब ये एरर नहीं देगा क्योंकि अब इसे कंस्ट्रक्टर मिल गया। अभी क्या कर दिया, अच्छा क्यों तो आपने अभी कहना पहले उसने हटा दिया जाएगी नहीं, ये असल में एक्लिप्स इंटेलिजेंट है। एक फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ से अब हम वैल्यू पास कर देंगे कंस्ट्रक्टर में, तो ये ऑटोमेटिकली अब 10 20 के साथ उस पूरे क्लास को रन कर देगा। अब जितनी वैल्यू आप जितनी बार डिफरेंट ऑपरेशन पूरा परफॉर्म, अब फुली ऑटोमेटेड ये हो गया। पहले तो ऑटोमेटेड था, अब ऑटोमेटेड के साथ साथ ये फुली ऑटोमेटेड हो गया कि आपको स्टार्टिंग से मशीन चालू करोगे तो स्टार्ट ही नहीं होगा जब तक उसकी पूरी प्री रिक्विजिट आप ना दे दो। प्री रिक्विजिट मिलेगा, चालू हो गया, फिर क्या जाओ अब सारा काम ये अपने आप करेगा। एक फायदा। और कोई फायदा कंस्ट्रक्टर का कोई बताए तो बताओ।
तो कंस्ट्रक्टर के कितने फ़ायदे यहाँ पे दिख रहे हैं। पहले तो फ़ायदे की बात कर लें, बाकी नुकसान तो हर चीज़ का तो है ही है, साइड इफ़ेक्ट तो हो गए। क्यों बहुत मैगी खाए हो? फर्क तो पड़ा नहीं यार, क्यों हो रहा? अब भी आता है। हाँ अब भी खाते हो, क्या करें? नाइट शिफ्ट में चल जाते हैं बाई सेक्टर मैगी खाने रात को। जो बेचता है उसको पुलिस पकड़ती नहीं है? अब तो वैसे भी हाई कोर्ट ने कह दिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं। खाने वाला जिसको जहर खाना है, वैसे तो दारू भी तो जहर ही है, जिसने फ्री में तो मिल तो रही है, है नहीं, नुकसान तो है उसका भी, पी रहे हैं लोग तो उसका भी भाई जिसकी इच्छा है जहर खाने की खाओ, क्यों मना करे कोई। बट ठीक है चलो जो भी है। तो कंस्ट्रक्टर के फ़ायदे बताओ सर, क्या फ़ायदा है कंस्ट्रक्टर हम क्यों बनाएं? बात बात पे कंस्ट्रक्टर बनाना अच्छी बात होती है कि नहीं होती? बनाना चाहिए, कब बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए? सौरभ यार तुम इनहेरिटेंस में लगाना चाहिए। अभी इनहेरिटेंस छोड़ो, जो नहीं पता है उसके बारे में क्या है। अब यहाँ से बैठे बैठे हम क्यों कहें कि यूएस बहुत अच्छा है? सुन के ना बताओ ना, अपना बताओ, अपना कॉन्सेप्ट से। तो कंस्ट्रक्टर का और कोई फ़ायदा बताओ, जैसे हमने यहाँ से ऐसे कोई, अब कंस्ट्रक्टर का आपको प्रोविज़न मिल गया कि ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे कॉल होता है, इसके ये एडवांटेज ऐसे हो जाते हैं। तो आपको अपने रियल टाइम पे क्या समझ में आ रहा है कि हम इसको कहाँ पे बनाएं कि हमारा ये काम आसान हो जाए, कुछ समथिंग ऐसा लॉजिकल। सिलेनियम के पर्सपेक्टिव से अगर सोचो तो क्या फ़ायदा होगा, कहाँ पे, कैसे हो सकता है, सोचो सिर्फ। सिलेनियम के पर्सपेक्टिव से सर जैसे एप्लीकेशन है, हम डिफ़ॉल्ट कुछ दे देंगे, अगर पास ना करे कोई यूज़र इसको ओपन करना तो डिफ़ॉल्टली कुछ वैल्यू उसको ओपन करना। अच्छा, और तो कंस्ट्रक्टर कहाँ पे बनाओगे वहाँ पे? जहाँ पे हम इसको दे देंगे कि ब्राउज़र ओपन करके कौन सा यूआरएल करेंगे। वो तो प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसको आप कैसे मॉडिफाई करोगे? अब ड्राइवर डॉट गेट है, उसमें यूआरएल पास कर रहे हो। नहीं उसके लिए भी हम वैल्यू लेंगे, वेरिएबल ले लेंगे। अच्छा, कहीं से और मेथड कहीं से वो बनाया या रन टाइम पे यूआरएल जनरेट करे समथिंग कुछ और। ओके, और कुछ और कोई बताए भाई? सौरभ तुमसे यार बड़ी उम्मीदें थे यार। साहब कुछ बताओ यार, चक्कर क्या है? दूसरा गिफ्ट की तैयारी कर रहे हो देने की? एक ही तो गिफ्ट देते हैं एक साल में, अगले बर्थडे पे दोगे? अब झंझट खत्म करो ना, बार बार क्यों गिफ्ट में खर्चा कर रहे हो? एक ही बार खर्चा करो, खत्म करो। हर साल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, टैक्स रिबेट तो मिलेगा नहीं, फिर खर्चा करोगे तो टैक्स रिबेट भी मिलेगा, गिफ्ट दिए हैं। टेक्निकल हो यार। फ़ोन का भी खर्चा बचेगा, घुमाने का भी खर्चा बचेगा, फिर कॉमन खर्चे में काम हो जाया करेगा। बताओ सर, कुछ तो बता दो यार, मैं ही सब बोलता रहूं। बताओ कुछ तो बताओ, सोच के कुछ और एडवांटेज। बहुत पानी पी रहे हो सर। सर मुझे भी इतने आराम से नहीं आया था। मैंने जावा की इतनी बुक पढ़ी हुई है ना, इतने टाइप की बुक पढ़ी हुई है, तब भी हमारा दिमाग खुला नहीं था इस पर। खुला एक बुक लास्ट में, सबसे लास्ट में वो बुक मुझे मिली और उसने मेरा पूरा दिमाग खोल दिया। बाला गोस्वामी। सबसे पहले कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ, मतलब ऐसा साइट जैसे है roseindia.net, एक साइट है जावा का, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है उस पर, जावा का ही है सब कुछ लगभग उस पर, डेव्स यूज़ करते हैं उसको बहुत। मैंने उससे पूरा पढ़ा, फिर ट्यूटोरियल सारे पढ़ डाले ऑनलाइन, ये वो, कंप्लीट रेफरेंस। भाई साहब सबसे रद्दी बुक,
एक चीज को इतनी कहानी बता देता है कि वो लास्ट तक पढ़ के टॉपिक समझ में नहीं, बहुत कुछ करता है मतलब एक छोटा सा कंस्ट्रक्टर समझाने के लिए तुमको 30-35 पेज पढ़वाओ, पहले पूरा पढ़ो, जब पूरा रिलेट करोगे तो समझ में नहीं कि तो बहुत कुछ करता है, हमारे काम का तो कुछ है ही नहीं। तो बाद में बाला गुरुस्वामी या फिर ये सोच लो कि क्या पता, अगर लास्ट में मैंने बाला गुरुस्वामी पढ़ी इस वजह से मुझे समझ में आई कि आई डोंट नो, बट वो बहुत शॉर्ट में समझाया, लेकिन काम की बात करता है, फालतू बकवास नहीं, जैसे कंप्यूटर में फालतू बकवास बात है। लेकिन हमें तो वही समझाया यार, या फिर हमने पहले से पढ़ रखा था इसलिए हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो जावा ऐसे ही है कि जावा को सीरियसली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इनिशियली जावा में क्या करो, सच बताएं तो रट्टा मारो पहले, ये चीज़ ऐसे ही होती है यार। अगर हम सिंपल से बात करें कि हम सी में प्रोग्राम बनाते थे तो हमारा सबसे पहले फिक्स था कि सी में प्रोग्राम लिखना है, चाहे 2 नंबर का एडिशन ही करना हो, हमें सबसे पहले क्या करना है, आंख बंद करके /stdio.h conio.h इंक्लूड stdio.h conio.h void main, फिर प्रिंटअप स्कैनअप पता नहीं क्या, फिर उसके बाद शुरू करना। इतना लिख लिया, अब शुरू करना प्रोग्राम बनाना क्या है, इतना पहले कॉमन होता था, ऐसा कुछ, ठीक है ना। तो सेम ऐसे ही अब जावा में क्या होता है, कोई भी प्रोग्राम लिखना सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाए, क्लास बना के रख लो, मेन रखना है कि नहीं रखना है बात की बात है बस, नहीं तो मेन को कमेंट करके रखो, हाँ भाई बताओ आप क्या करेंगे, चीज़ें हैं। तो जावा में भी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमें नहीं पता ना ये कैसे चलती हैं, क्या होता है, कैसे होता है। अब जैसे है ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना कि ये क्लास का नेम है, एक वेरिएबल लेना है = न्यू कॉन्सेप्ट, ऐसे करके लिख देंगे, ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। ये इसके अंदर क्या मैकेनिज्म हमें क्या पता, बात की बात है वो समझने वाली कि न्यू स्पेशली क्या करेगा, ये कैसे कॉल करता है, इनके अंदर का लॉजिक क्या है, छोड़ो। ये जो प्रोग्राम है ये चल नहीं रहा है, this.ac होता है। इस प्रोग्राम पे देखना 1020 की जगह हाँ 13 ही आता है। ये 1020 करे तो हाँ ठीक है, इसको करेगा 13 आएगा। 13 ही आएगा। हाँ this.ac ये तो ये लेकिन ये ग्रीन कलर का क्यों नहीं आ रहा है? सब वो ऊपर वाले उठा रहे हैं ना, क्योंकि ये पब्लिक क्यों है तो कोई इसको एक्सेस कर जा रहा है। अभी ग्रीन हो गया, ये ग्रीन कहाँ हुआ अभी, हाँ अब ग्रीन हुआ। क्योंकि ग्रीन नहीं था तो ये लोकल वेरिएबल इसके लिए मेथड के लिए बन गया था, अब ग्रीन हुआ तो मतलब ये जो है क्योंकि ग्लोबल है तभी ये ग्रीन होगा, नहीं तो नहीं होगा ना। अच्छा, उसका सुपर का यूज होता है उसके लिए, इनहेरिटेंस के लिए। तो नहीं इसमें भी एक यहाँ पे ऊपर लिखा ना, उसकी आईडी लिख दो फिर वो चल जाएगा, फिर जिसमें लिखना पड़ेगा ना। ऐसे कह रहा नहीं तो तब ये ग्लोबल तब भी तो नहीं होगा, तब भी तो ऊपर पर वो लिख दो ना, ऊपर तक जहाँ पे इन पे लिखा है आपने एक ही लिखा ना ऊपर, इसमें यहाँ पे आईडी लिख दो और यहाँ पे आई =i। अब भी ये ग्रीन है ना, हाँ चलेगा, क्योंकि ये ग्रीन होना चाहिए तभी ये ग्लोबल का स्कोप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वो तो क्यों दोनों ए हो गए ना। तो अगली चीजें हम पढ़े, इनहेरिटेंस क्या होती है। ग्रीन कहाँ पे ग्रीन भाई ठीक है अच्छी बात है, मतलब इसीलिए कि ग्रीन ब्लू यार समझ लेगा मेरे को नहीं मैं हमेशा यार ब्लू को ना ग्रीन ही समझता हूँ, ठीक है। मैं ब्लू दिखेगा ना तो मैं ब्लू बोलता कम हूँ, मुझे ग्रीन है ये, क्या करूँ। चलो अब समझ आ जाएगा आपको। आगे ग्रीन बोलूँगा तो समझ में आएगा ना, रेड को लेकिन मैं रेड ही बोलता हूँ।
इसका भी मतलब ना समझना। एक अगली क्लास बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर और स्टैटिक और नॉन स्टैटिक सब इतने में ही किया मैंने, पढ़ाया कुछ नहीं है भाई। memory leak हो जाएगा। मैंने पढ़ाया कुछ नहीं है, सिर्फ आप कुछ पढ़ो तो पहले, एक्सेप्शन पढ़ा दो पहले, दिमाग में एक्सेप्शन लगा के पहले चलो आप। अच्छा ठीक है, थियरी तो बता देता हूँ, समझ तो लो थोड़ा सा। ठीक है, जावा जब आप ऊप्स पढ़ रहे थे, सबसे पहले जब ऊप्स हम पढ़ते थे तो ऊप्स में ऊप्स की कोई 5 प्रॉपर्टी होती थी। एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और कुछ और भी होता। कितने हुए? एक और भी कुछ होता था कि 4 ही होता था? 5 होता था। हाँ, मेरे हिसाब से 5 होता था। कुछ याद आया? एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, नहीं ये कुछ और होता था। मुझे जहाँ तक है ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग पता नहीं कुछ सच डायनेमिक कुछ और था, पता नहीं, अब मैं हो सकता है गलत हूँ। तो चलो 4 ही होते हैं मान के चलते, लेकिन 5 था, खोजना कुछ। अब इसमें बात करें जैसे एब्स्ट्रैक्शन, तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या समझते थे आप वहाँ पे? हाँ, इनकम्प्लीट क्लास, इनकम्प्लीट मेथड एब्स्ट्रैक्शन होती है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कुछ और बताओ एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? डेटा हाइडिंग का डेटा हाइडिंग, माइनिंग ठीक है। माइनिंग ऑफ डाटा, बाइंडिंग ऑफ डेटा इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। इनकैप्सुलेशन। कुछ बताओ एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? डेटा हाइडिंग बुक वाले डिफिनेशन बताओ। क्या इसको बोलते हैं? रट्टा। ऐसे रट्टा मारो, पता ही नहीं क्या है, लेकिन लिख के जरूर आएंगे। ऐसे लोग नंबर जरूर लेते हैं। सेक्शन कंडीशन में करते हैं, जनरली हम किसी क्लास को जब इनहेरिट करता है, मतलब उसकी पूरी एक्सेस हम नहीं देना चाहते क्लास को। अगर हम मतलब एब्स्ट्रैक्शन एक्स्ट्रा दो कंसेप्ट होते हैं, डेटा इंटरनल ना हाइडिंग बताओ। और एक और होता है डेटा से रिलेटेड ही होता है। डाटा हाइडिंग, डाटा बाइंडिंग। डेटा हाइडिंग और एक और उसमें बहुत माइनर डिफरेंस होता है दोनों में। अच्छा, सर उसमें एक्सटर्नल पता होता है, उसमें इंटरनल का कुछ नहीं पता होता। एब्स्ट्रैक्शन बनाया। में सिर्फ एक्सटर्नल पता होता है, क्या कैसे चल रहा है। अच्छा इंटरनल लॉजिक नहीं पता होता। लॉजिक नहीं पता होता, बट एक्सटर्नल पता होता है। और ऑब्जेक्ट बना के उसका फंक्शन कॉल कर दिया, तो पता नहीं कि फंक्शन में क्या लिखा है, बट नेम और बाकी सबका पता होता। नहीं, मतलब फंक्शन का कोड नहीं पता, बट फंक्शन के नेम से हमें बताया हुआ है कि इस फंक्शन में ये होगा, इसको कॉल करूँगी, सिर्फ ऑब्जेक्ट का एक्सेस दे दिया। तुम्हारे कहने का मतलब जो फाइंड एलिमेंट है उसके अंदर क्या लिखा है हमें कुछ नहीं पता, तो फाइंड एलिमेंट मेथड हमारा कॉल हो रहा है, तो मतलब कुछ object से call कर हाँ, तो दिया। उसका मतलब वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास से आ रहा है, नहीं, वो abstraction है। वो एब्स्ट्रैक्शन हो गई सिंपल। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कॉन्सेप्ट अलग है, एब्स्ट्रैक्शन अच्छा, दोनों अलग अलग चीज़ है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्शन मेथड अलग है। एब्स्ट्रैक्शन होता है क्या है? हाँ, वो वही जो आप कह रहे हो, वो एक्चुअली कंसेप्ट इसका वही है, एक्चुअली जो है वो वही है, दोनों डेटा हाइडिंग ही रहती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। आ जाओ, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? वो फंक्शन ओवरलोडिंग, जिसमें आप एक फंक्शन में कम टेक्निकल हो, थोड़ा सा डिफिनेशन बताओ। सेम पॉलीमॉर्फिज्म, सेम एक्सटर्नल मल्टीपल फॉर्म्स। मल्टीपल फॉर्म्स, जैसे ग्रीक वर्ड्स, हाँ? ग्रीक क्या? वर्ड है सर। अच्छा, जैसे सर उसमें मतलब कि मुझे लगा कि ये इंग्लिश वर्ड है पॉलीमॉर्फिज्म। ग्रीक ग्रीक है? वो जो उसका डेफिनेशन जो बुक्स में दी है वो ये दी है। ग्रीक है। ग्रीक वर्ड है, वो दो वर्ड में मिला पॉली इज मीनिंग, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म, यस तो मल्टीपल फॉर्म,
तो ये ग्रीक कहाँ हुआ? नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म जो वर्ड है वो ग्रीक वो डिक्शनरी से ग्रीक वर्ड है। बट पॉली और अलग अलग मॉर्फिज्म तो इंग्लिश वर्ड हो गया। उसको मिला के बनाया गया है। सब पोली भी चलो अगर पॉली में भी हो, इंग्लिश से भी पहले ग्रीक में हो, चलो ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब मल्टीपल फॉर्म्स, ठीक है। तो इसका मतलब इसका यूज कैसे, क्या जावा में क्या है? सेम एक्सटर्नल डिफरेंट इंटरनल, सेम एक्सटर्नल डिफरेंट इंटरनल। जैसे एक शेप है, शेप कोई भी हो सकती है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ सर्कल, वो सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, हेक्सागन हो गया। अंदर डिफरेंट है, मतलब बाहर जो कॉमन वर्ड हो गया शेप है। ये बुक का एग्जांपल छोड़ गया।